एस्ट्रोलॉजी कभी इसलिए बनी नहीं थी कि वो आपकी इच्छाएं पूरी करेगी या आपका जो डिज़ायर है वो फुलफिल हो जाएगा, नहीं। एस्ट्रोलॉजी ऑलवेज अ टूल। ये जो 9 ग्रह आप देखते हो ना कि दूर दूर बैठे हैं प्लानिटरी सिस्टम में, शनि इतने माइल्स दूर है, जुपिटर इतने माइल, ये सब आपके अंदर है दरअसल। ये सारा शनि, ये सारा राहु, ये सारे सूर्य आपके अंदर। कैसे? हॉस्पिटल वालों ने पुलिस को कॉल किया, पुलिस ने सुसाइड अटेम्प्ट का केस कर दिया। आपके भाग्य को सिर्फ श्री कृष्ण बदल सकते हैं, मैं या मेरे जैसा कोई भी नहीं बदल सकता। ज्योतिष यही है, बारिश नहीं बंद करेगा, बारिश में छाता खोल देगा। इसको मैं बोल बोल के सिखाऊंगा। आपको लिखना भी अलाउड नहीं था कि आप ज्योतिष लिख लो कहीं पे, आपको दिमाग में मेमोराइज करके रखना था। इवन जो फर्स्ट बुक है ज्योतिष की, जिसके मैंने नाम लिया बृहद पराशरी होरा शास्त्र, वो भी एक गुरु और एक शिष्य की कन्वर्सेशन है, कोई तीसरा व्यक्ति उसे लिख रहा है। वैसे मोस्ट ऑफ द लोग जो नहीं टिकते या मोस्ट ऑफ द जो फ्रेंडशिप जो नहीं टिकती, वो इसी वजह से नहीं टिकती कि उनका मतलब खत्म हो गया आपसे। राहु की वजह से तो मैं कह रहा हूँ एस्ट्रोलॉजी की ये पूरी इंडस्ट्री चल रही है। हेलो एवरीवन, आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग गेस्ट के साथ आज का पॉडकास्ट करने वाले हैं। अरुण पंडित, इनका स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग, मैं इनके टीम से भी पूछ रहा था। ही इज़ 27 years old. He has 1 point like in millions of followers and इनकी पूरी फैमिली एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी में। तो आज के इस पॉडकास्ट में हम लोग ट्राई करेंगे एक्सप्लोर करने का एज ए नॉर्मल पब्लिक कि क्या होता है, जनरल जो क्वेश्चंस होते हैं हमारे मन में, एक टू लिसन इट फ्रॉम द हॉर्स माउथ, मतलब क्या है पूरा सीन इसका। अरुण जी नमस्ते, थैंक यू आप आए। थैंक यू आने के लिए। तो आज का पहला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि कैसे स्टार्ट करें। तो पहले स्टार्ट ही करते कि लोग जनरली एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी के बारे में क्या उनको शंका रहते, लाइक क्या डाउट्स रहते। ओके, तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बताऊंगा। जितने लोग मेरे पास आते हैं, मेरे पास हर एज ग्रुप के लोग आ चुके हैं अभी तक, और अलग अलग कंट्रीज से भी आ चुके हैं। कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स हैं यही लेकर आते हैं, और कुछ बड़ी वाहियात सी भी प्रॉब्लम है जो लेकर आते हैं। कॉमन प्रॉब्लम्स में आपकी रिलेशनशिप, हेल्थ, जॉब, बिजनेस, ये सब आ जाता है। और जो वाहियात जिसको मैंने बोला वो ये है कि मुझे ये तीसरे पर्सन को अपनी लाइफ में लाना है, उसके लिए कुछ वसीकरण कर दो, उसके लिए कोई काला जादू कर दो। मैं काजल से बहुत प्यार करता हूँ, काजल मेरी ज़िंदगी में आ जाए, ठीक है। तो ये भी परसेप्शन लोगों का है कि ज्योतिष कुछ भी करवा सकता है, एस्ट्रोलॉजी कुछ भी करवा सकती है, विच इज़ रॉन्ग, ठीक है। एस्ट्रोलॉजी कभी इसलिए बनी नहीं थी कि वो आपकी इच्छाएं पूरी करेगी या आपका जो डिज़ायर है वो फुलफिल हो जाएगा, नहीं। एस्ट्रोलॉजी ऑलवेज अ टूल कि आपको कहाँ जाना है, उससे जैसे गूगल मैप खोला ना, वहाँ पहुँच जाओगे। इट इज़ अ टूल कि वहाँ तक आपको पहुँचाने का रास्ता दिखा दे, चलना फिर भी आपको पड़ेगा। कई लोग ज्योतिष को ऐसे भी लेते हैं कि ये हमारी किस्मत को बढ़ा देगा या इन्हेंस कर देगा, नहीं। जब जिसको भी थोड़ा बहुत ज्योतिष पता होगा, 12 घर होते हैं उसमें। तीसरा घर हमारी मेहनत का घर होता है और 9वां घर हमारे लक का घर होता है। और ज्योतिष में एक कॉन्सेप्ट होता है कि अपोजिट हाउसेस हमेशा एक दूसरे से लिंक होते हैं, तो 3rd एंड 9th ऑलवेज लिंक्ड। तो जब जिसने ज्योतिष बनाया था उसने भी कह दिया था कि आपकी हार्डवर्क हमेशा आपके लक से लिंक है। ओह वाओ, वेरी इंटरेस्टिंग। जैसे मैं गूगल, आपने बोला कि ज्योतिष एक गूगल मैप जैसा है। मान लो मुझे लाइफ में एक पोजीशन में पहुंचना है, ठीक है, मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, मैं लक पे डिपेंडेंट होने के लिए तैयार हूँ, बट जैसे मैं गूगल मैप यूज़ करूँगा 100% चांस कि मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा। इफ़ आई यूज़ द फैकल्टी ऑफ ज्योतिष, कितना प्रोबेबिलिटी कि विल रीच दैट सेम गोल? 100% चांस है 100%। कि आप अगर ज्योतिष की बातें मानेंगे हाँ। तो आप वहाँ पे पहुँच जाएंगे। आपने अपनी पर्सनल लाइफ में कितने लोगों की कहानी सुनी थी कि जब तक मैं अपने बर्थ प्लेस पे काम करता था कुछ नहीं हुआ, जैसे मैं घर से बाहर निकला या फॉरेन चला गया मेरे काम बनने लग गए। ये ज्योतिष बताता है कि आपका काम आपके बर्थ प्लेस पे नहीं बनेगा, मत रहो वहाँ पे, दूर चले जाओ, ठीक है, तो उनका काम बन जाता है। कई लोग आपने सुने होंगे, यार शादी के बाद किस्मत बड़ी चमक गई, जब से उसकी शादी हुई है देखो उसका फ़ायदे पे फ़ायदा हो रहा है। कई लोग कहते हैं कि यार जब से मेरी ये बिटिया हुई है तब से मेरी किस्मत बहुत चमक गई। ये भी ज्योतिष बताता है कि शादी से फ़ायदा है, जल्दी कर लो शादी। या संतान से फ़ायदा है कि आप संतान के लिए अब तो 35 साल का वेट मत करो, जल्दी कर लो। तो ज्योतिष ये सारी चीज़ें आपको बताता है, आपको विश्वास करने की बस देरी भर है, आपका काम बनेगा। मेरा एक फॉलोअप है इसमें कि मान लो अगर फ्री विल और डेस्टिनी वाला जो कॉन्वर्सेशन होता है कि बहुत कुछ पहले से लिखा हुआ है एंड एक है कि आप अपना फ्यूचर खुद बनाते हो, तो ज्योतिष इसमें कहाँ लाई करता है कि आप जो चाह रहे हो ना वो भी आप नहीं चाह रहे हो।
आपकी जो आज चाहत है ना, वो भी चाहत कहीं और से दी गई है आपको। इंसान अपनी चाह भी नहीं पाल सकता, ये इतनी गहरी बात है, कभी सोचना आप बैठ के। आपके जो आज डिज़ायर हैं वो आपने बनाए हैं, ऐसा आपको लगता है, गलत है ये। आपकी चाहत भी आपकी नहीं होती। यही ज्योतिष कहता है कि आपकी डेस्टिनी प्री रिटन है। मैं कहूँगा कि प्री रिटन है तो बुरा मान जाओगे आप, कि ऐसे कैसे, मुझे तो अपनी किस्मत बदलनी है। ये जो बदलने की भी चाहत है ना, ये भी ज्योतिष में ही लिखा हुआ है कि आपको किस्मत को बदलने की चाहत है, पर वो भी आपकी चाहत नहीं है। वेरी इंटरेस्टिंग। कई बार शास्त्रों में ऐसा भी लिखा गया ना कि सपोज आपका एक संचित कर्म है और वो आपकी प्रीवियस लाइफ्स का अक्यूमुलेटेड कर्म है, फिर आपका प्रारब्ध कर्म है जो लिखा हुआ है। अगर मैं कुछ रॉन्ग कह रहा हूँ तो आप करेक्ट कीजिएगा प्लीज़। और जो आप अभी कर्म बना रहे हो वो आपका आकाम्य कर्म है। और शास्त्र में ऐसा भी लिखा गया है कि यू कैन राइज अबव द कर्मा, बिकॉज अगर आप करेक्ट साधना करोगे और अगर आप शास्त्र को फॉलो करोगे, सही तरह से स्टडी करोगे, आपका संगत अगर अच्छा हो, आपने चेंज कर लिया, तो आप शायद अपने प्रारब्ध से ऊपर ऊपर हो जाओगे। तो वो उसका बहुत सही सवाल पूछा आपने हर्षिल जी। आपने एक शब्द यूज करा, साधना करोगे। हमारे ज्योतिष में हम ये कहते हैं ना कि जो साधक है, जो एक संत है, साधु है, उसके ऊपर ज्योतिष काम नहीं करता। क्यों? ये जो 9 ग्रह आप देखते हो ना कि दूर दूर बैठे हैं प्लेनेटरी सिस्टम में, शनि इतने माइल्स दूर है, जुपिटर इतने माइल, ये सब आपके अंदर है दरअसल। ये सारा शनि, ये सारा राहु, ये सारे सूर्य आपके अंदर है। कैसे? एवरीथिंग इज अ डिजायर। लाइफ में प्रॉब्लम की शुरुआत होती है एक डिजायर से। सूर्य वो डिजायर है जो कि आपके अंदर रिस्पेक्ट का या फिर फेम का डिजायर लाता है कि मैं थोड़ा सा रिस्पेक्ट मिले, मेरा थोड़ा भपका जमे मार्केट में। चंद्रमा का डिजायर है कि एक अच्छी रिलेशनशिप हो, एक अच्छी फैमिली हो। ये डिजायर वो करता है कि वाइफ थोड़ी सुंदर हो, हस्बैंड थोड़ा सुंदर हो, वाइफ के साथ थोड़े अच्छे मेरे रोमांटिक रिलेशनशिप हो। ये चंद्रमा डिजायर पैदा करता है आपके अंदर। मंगल को हम कहते हैं कि पावर का डिजायर पैदा करता है, या आप भी चाहोगे यार थोड़ा सा दबदबा हो, 4 लोगों को बोलूं तो मेरे लिए भी पानी खाना आ जाए, दिस इज डिजायर ऑफ मंगल। या फिर मेरी फिजिक बहुत स्ट्रांग हो जाए, ये मंगल डिजायर है बेसिकली। आप प्लैनेट्स को हटा दीजिए, बस इन डिजायर को ही रखिए तो आप समझ जाओगे। राहु का डिजायर होता है कि आपको सिक्योरिटी मिले लाइफ में, मैं सारी प्रॉपर्टी बना लूँ, मैं थोड़ा पैसा बचा लूँ, कभी कुछ बुरा हुआ तो वहाँ पे आके रुक जाऊँगा। शुक्र का डिज़ायर है कि मेरे पास वैभव हो, लग्जरी हो, ग्लैमरस लाइफ हो। उसके बाद आता है आपका शनि। शनि का डिज़ायर है कि मैं वेल्थ अकुमुलेट करके अपने जो बच्चे आएंगे उनके लिए भी छोड़ कर चला जाऊँ। ये सारे जो ग्रह हैं ये एक डिज़ायर है आपके अंदर। बस एक ऐसा प्लेनेट होता है केतु, जो कहता है कि छोड़ो यार, जाने दो, ठीक है, कुछ नहीं रखा है इन सब में। इसलिए केतु को कहा जाता है कि ये मोक्ष का रास्ता है। सारे प्लैनेट्स आपको फंसाने आए हैं किसी एक डिज़ायर में, किसी एक इच्छा में। ये सब आपके अंदर है, उतनी दूर नहीं है, आपकी बॉडी के अंदर ही ये सारी चीज़ें। अब जब भी कोई साधु होता है, कोई साधक होता है, वो इन पर कंट्रोल कर लेता है, अपने डिज़ायर्स पे, अपनी इच्छाओं पे, अपने रिएक्शन पे। दैट इज़ वाई कहा जाता है कि आपके ऊपर वो काम नहीं करेगी। लेकिन क्या साधक बनना इतना आसान है? हम तो आप तो कह देंगे कि हाँ साधक बन जाओ, ये आप साधना करो, क्या आसान है? आप इतने लोगों से मिलते हो दिन में, कितने लोगों को आपने देखा ऐसा करते हुए? दैट इज़ वाई वो अभी भी माया के जाल में फंसे हैं। इसीलिए उन पे ज्योतिष काम कर रहा है और आगे भी करता रहेगा, जब तक वो इस हायर स्टेज पे नहीं पहुंच जाएंगे, कॉन्शियस लेवल के, जिसके बाद उनका अपने रिएक्शन पे कंट्रोल आ जाए। एक छोटी सी कहानी बताऊँगा मैं आपको। मेरे एक क्लाइंट थे, उनसे मैंने कहा कि आपका सितंबर महीने में केस हो सकता है आपके ऊपर पुलिस का, आप बच के रहना। उन्होंने कहा ठीक है पंडित जी, बच के रहेंगे। 6 जनवरी में बोला था, जैसे जैसे टाइम बीता, सितंबर आता है, उनकी वाइफ से लड़ाई होती है। उनकी वाइफ जाती है बालकनी में, कहती है हेल्प मी, चिल्लाने लगती है। अब वो डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। पैरासीटामोल घर में रखी थी, 10-15 पैरासीटामोल खा ली उन्होंने घबराहट में। अब ऑब्वियस सी बात है, अनकॉन्शियस हो जाएंगे, बेहोश हो गए, हॉस्पिटल लेके गया उन्हें। हॉस्पिटल वालों ने पुलिस को कॉल किया, पुलिस ने सुसाइड अटेम्प्ट का केस कर दिया। अगर वो व्यक्ति वहाँ पे रिएक्ट ना करता तो कुछ होता नहीं होता, बस उसने रिएक्शन किया, इसलिए जो मैंने प्रेडिक्शन ज्योतिष से की थी वो सच हो गई। उन्होंने क्या रिएक्शन किया? उन्होंने पैरासीटामोल खा ली, एंसियस होकर, घबराहट के अंदर। ये उनका एक पर्टिकुलर सिचुएशन के प्रति रिएक्शन था। यही मैं समझाना चाहता हूँ, ये सारे प्लैनेट्स आपके लिए एक रिएक्शन करवाते हैं आपसे, और उसी रिएक्शन से सिचुएशन क्रिएट होती हैं जो आपको भोगना पड़ता है।
इज इट मतलब उन्होंने जो ये रिएक्शन किया है, ज्योतिष, आपने उनको पहले बोला था इसलिए किया या वो करने वाले थे इसलिए किया? मैंने उनसे 7 महीने पहले बोला उनको याद होगा ना? ठीक है, उनको याद आया जब वो सुसाइड का केस हो गया, तब उनको याद आया पंडित जी आपने बोला था इस वजह से ऐसा हुआ। मैंने उनको यही बोला था कि संभल के रहिएगा। कहाँ संभल पाता है इंसान। लोग डर जाते हैं ना, ज्योतिष का एक वो भी रहता है कि प्रेडिक्टेड है तो थोड़ा डर पहले से रहता है कि तो डरना तो जरूरी है। डरना लाइफ में डरना जरूरी है। आप गाड़ी तेज चलाओगे तो डरना तो जरूरी है कि भिड़ भी जाऊंगा मैं। तो जो डर है ना, ये भी थोड़े अमाउंट में जरूरी है। ये जो आप समझा रहे हो, अगर आपने किसी को कोई प्रिडिक्शन दिया कि आपका केस होने वाला है या आपके लिए कुछ अच्छा भी होने वाला है, तो वो एक फार साइटेड प्रेडिक्शन ऑलमोस्ट है। मतलब आप क्या टाइम के हिसाब से प्रेडिक्ट कर सकते हो कि आप एक स्केल पे प्रेडिक्शन दे देते हो कि ये अगले साल में ये होने वाला है? ओके, मैं इसको थोड़ा समझाऊंगा। ज्योतिष में 9 ग्रह आपकी कुंडली में बैठे, 9 के 9 हमेशा एक्टिव नहीं होते। एक शब्द आपने सुना होगा कि मेरी ये दशा चल रही है। वो दशा इन 9 में से किसी एक प्लेनेट की चलेगी। तो फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, शनि की महादशा चल रही है आपकी। तो शनि की महादशा 19 साल की होती है। 19 साल आपके जीवन की शनि की महादशा में जाएंगे। अब इस शनि की महादशा में ये कहा जाएगा कि आप घर भी लोगे, आप बंगला भी लोगे, आप शादी भी करोगे, बच्चे भी होंगे, आपके 2 घर हो जाएंगे। इतने सारे प्रॉमिस हो सकता है कि इस शनि की महादशा में 19 साल के टाइम पीरियड में हो। उसके बाद अब आप कहोगे कि 19 साल में कब? 19 साल तो बहुत लंबा है। 19 साल में तो आप ऐसे ही कह दो कि शादी हो जाएगी तो किसी न किसी की तो हो ही जाएगी। उसके बाद आता है महादशा का कॉन्सेप्ट। महादशा कहती है कि इस 19 साल में शनि अगर रूल कर रहा है तो बाकी के 9 प्लैनेट्स बट जाएंगे 19 साल के टाइम पीरियड में। तो शनि की महादशा, सूर्य की अंतर्दशा फॉर एग्जांपल। तो अब शनि और सूर्य को जोड़कर आप उस टाइम पीरियड की प्रेडिक्शन दे देते हो। पर नहीं, आप और बदमाश हो, आपको चाहिए और पिन पॉइंट। तो आप क्या करोगे? शनि लंबा, अंतर्दशा छोटी, फिर आएगी प्रत्यंतर दशा, ठीक है, जो कि होती है कुछ महीनों की। तो आप पर्टिकुलर उस महीने के लिए भी प्रेडिक्शन दे सकते हो। पर नहीं, आपका मन अभी भी नहीं भरा, तो फिर आती है सूक्ष्म दशा। शनि, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, जो कि होती है 10-15 दिन की। आप उस 10 दिन के वो प्रेडिक्ट कर सकते हो कि इस दिन 10 दिन में शेयर मार्केट में पैसे मत लगाना, तुम्हारी ये दशा चलेगी 10 दिन तक, पैसे लॉस। फिर भी नहीं मान रहे हो तो आती अति सूक्ष्म दशा, जो कि 2 दिन की होती है। तो कहते हैं ना कि क्या आप अपना कल प्रेडिक्ट कर सकते हो? तो जिसको बहुत ज्ञान है ज्योतिष में कर सकता है एक्चुअली, बस उसके लिए बहुत स्टडी चाहिए होती है। समझ रहे हो चीज़ें? यूजुअली लोग इतने और इतने में ही संतुष्ट हो जाते हैं। तो आपने स्टडी कहाँ से किया? मेरे तो फादर थे एस्ट्रोलॉजर, आपको पता ही है, तो उनसे मैंने स्टडी किया। और उसके बाद मुझे लगता है कि ऐसी कोई बुक नहीं बची है अभी तक जो कि एंशिएंट टेक्स्ट जो थे, जो सच में ओरिजिनल टेक्स्ट थे, और जो आज भी लोगों ने, कई सारे रिसर्चर आए, बहुत अच्छे अच्छे रिसर्चर आए, मैंने वो सारी किताबें पढ़ी हैं। मैंने ऐसा कोई कोर्स नहीं बचा। कौन सी किताबें आप रेकमेंड करेंगे अगर किसी को भी ज्योतिष सीखना है तो सबसे पहले मैं कहूँगा कि आपको बृहद पराशरी होरा शास्त्रम पढ़ना चाहिए, जो कि पराशर ऋषि जी ने लिखी। पराशर ऋषि कौन है? वेद व्यास जी के पापा। तो डैडी होता है, ठीक है। तो उन्होंने सबसे पहले ज्योतिष लिखा। उसके बाद उन्हीं की आई लघु पराशरी, उसको समझने के लिए दूसरी उन्होंने लिखनी पड़ी। उसके बाद एक सरावली भी है, फलदीपिका है, ये पुस्तकें बहुत। ये सब संस्कृत में है? ये सब हिंदी में, इंग्लिश में भी अवेलेबल है, फ्लिपकार्ट पे मिल जाएंगी आपको। अच्छा, ट्रांसलेशन और आप पढ़ाते हो ये सब? यस, मैं ये सब पढ़ाता हूँ अपने अकल्ट गुरुकुल में, ठीक है। अकल्ट गुरुकुल मेरी एक ब्रांच है जिसमें अकल्ट से, ज्योतिष से, अंक ज्योतिष से रिलेटेड मैं सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूँ। एक सवाल है, रणवीर ने भी नंदी जी से पूछा था। ये ग्रेगोरियन कैलेंडर में अभी काफ़ी, अगर आप न्यूज़पेपर खोलोगे, इंग्लिश न्यूज़पेपर खोलोगे, तो लियो, टॉरस, एरीज, ऐसे हमारे हिंदू शास्त्र में कैसा है? मतलब ये व्हाट आर द वर्ड्स? बिकॉज काफ़ी अर्बन सेंटर्स में अगर आप देखोगे तो जोडियाक साइन होती है। हाँ, करेक्ट। तो व्हाट इज़ द इक्विवेलेंट फ्रॉम? सो ये थोड़ी सी बारीक चीज़ है और कई लोगों को नहीं पता होता। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आप एक टाइम पे 2 राशियां लेके चल रहे हैं। जो आपने ग्रेगोरियन की या वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी की हम बात करें, वो लोग फॉलो करते हैं सन की मूवमेंट से, सूर्य की मूवमेंट से, कि सूर्य हर महीने में एक राशि से दूसरी राशि में चला जाता है। इस पूरे प्रोसेस को संक्रांति बोलते हैं। तो जैसे 14 जनवरी को मकर संक्रांति सेलिब्रेट करते हैं, उसका मतलब है कि सूर्य मकर राशि में ट्रांजिट हो रहा है। वो 1 महीने तक मकर में रहेगा, फिर कुंभ में चला जाएगा, फिर ऐसे कर करके 1 महीने 12 महीने 12 राशियों में घूम लेगा। तो उन्होंने हर महीने के अकॉर्डिंग एक राशि बना दी है।
फॉल्ट इसमें ये है सिस्टम में कि जो भी अगस्त में पैदा हुआ सबके सब लियो हैं। हम ऐसे नहीं कैटेगराइज कर सकते कि पूरे अगस्त वाले लियो ही हैं, सबके एक ही जैसा नेचर होगा क्या। तो मेरे अकॉर्डिंग वो एक बर्ड आई व्यू है, ऊपर ही ऊपर चीज़ें बताता है। लेकिन जब आप वैदिक इंडियन ज्योतिष में आते हो तो यहाँ पे हर 2 घंटे में राशि बदलती है, क्योंकि हम चंद्रमा को फॉलो करते हैं, अपना बेसिक बनाते हैं। मून इज रिवॉल्विंग वेरी फास्ट, सबसे फास्ट मूविंग प्लेनेट है ज्योतिष के अंतर्गत। वैसे तो बुध है, बट ज्योतिष में अगर देखा जाए तो चंद्रमा उपग्रह है, पर हम उसे ग्रह की उपमा देते हैं ज्योतिष के अंदर। फास्टेस्ट मूविंग प्लेनेट है। 2-2 घंटे में राशियाँ बदलती हैं। 24 घंटे का दिन होता है, 2-2 घंटे में 12 राशियाँ आ जाती हैं। इस तरह से होता है। इस वजह से देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आपकी वेस्टर्न सिस्टम देखने जाओगे तो आपको दूसरी राशि मिलेगी, क्योंकि वो महीने के हिसाब से है। और जब आप अपनी कुंडली उठाओगे तो आपको दूसरी राशि मिलेगी। तो उसे सनशाइन कहेंगे क्योंकि वो सन से रिलेटेड है, इसे मूनशाइन कहेंगे क्योंकि मून से रिलेटेड है। ये डिफरेंस है। यही कई लोग नहीं समझ पाते। मेरे पास 44-45 साल के लोग आते हैं, कहते हैं तो अभी पूरी ज़िंदगी निकल गई, कर्क राशि फॉलो कर रहा था, आप कह रहे हो कि कुंभ है। ठीक है। अब जितने भी शब्द आपने सुने होंगे कि शनि की साढ़े साती, ठीक है, ये सब कैसे पता चल रहा है? ये आपकी मून साइन से पता चलता है, ये आपकी सन साइन से नहीं पता चलता। तो जिसकी साढ़े साती नहीं है उसका मून साइन अगर वैसे वो सन साइन है, मान लीजिए कुंभ है या मीन, जैसे आज कुंभ और मीन पे चल रही है साढ़े साती, तो उसी घबराहट में बैठा हुआ है। तो लोगों को अवेयरनेस थोड़ी कम है। सनशाइन में डिफरेंस क्या है? एक और आता है कि मेरे नाम के पहले लेटर से मेरी राशि बताइए। आपने सुना हो, देखा होगा न्यूज़पेपर में कि कुंभ राशि के सामने सासा सूसू सीसी लिखा रहता है। तो पुराने टाइम में क्या होता था कि लोग राशि के अकॉर्डिंग अपने बच्चों का नाम रखते थे, पर अब सबको आहान वियान विवान ओवी जोई रखना है, तो वो सब बदल गया। तो अब अपने नाम से राशि देखना तो मुझे लगता है छोड़ देना चाहिए लोगों को। वो सिस्टम अब बदल चुका है। पुराने टाइम पे किसी का नाम रमेश होता था तो उसकी राशि भी तुलाई होती थी, पर अब ऐसा नहीं होता। वो कैसे, क्यों, आप थोड़ा और समझा सकते हो उसको? हर राशि को कुछ अल्फाबेट्स हिंदी वर्णमाला से सजेस्ट कर दिए गए, दे दिए, फिक्स कर दिए गए कि ऐसे कर्क राशि के लिए एच लेटर फिक्स है, ये तुला राशि के लिए आर का लेटर फिक्स है, कुंभ राशि के लिए एस का लेटर फिक्स है। तो ये कुछ लेटर फिक्स कर दिए गए। अब मैं इंग्लिश में एस बोल रहा हूँ, वैसे वो सा सी सू से ऐसे करके होता है। तो ये फिक्स कर दिए गए ताकि राशि वगैरह तुम्हें नहीं पता। अब सबको कुंडली देखनी नहीं आती थी, पर सबको अपना नाम तो पता रहता था ना, तो अपने नाम से वो अपनी राशि याद करके रख सके। इस वजह से सिस्टम बनाया गया था, पर अब वो सिस्टम फॉलो नहीं होता। अब लोग मॉडर्न नेम रखते हैं। आपने थोड़ी देर पहले बोला कि मोस्टली चीज़ें लिखी हुई है जी। मुझे ये समझना है कि फिर एस्ट्रोलॉजी हेल्प कैसे कर रहा है? अगर कुछ लिखा हुआ है, होना ही है, तो एस्ट्रोलॉजी हेल्प कैसे कर रहा है? वो होना ही था ना। हाँ, बिल्कुल सही। मतलब अगर मैं एस्ट्रोलॉजी यूज ना करूं और मेरा इस डेट पे मान लो केस होना ही था, तो केस होता ही। तो और मैं एस्ट्रोलॉजी यूज भी करूं ताकि केस ना हो, फिर भी केस होता। मैं समझ गया आपकी बात। हाँ। एक सवाल पूछता हूँ। अगले साल आपकी जॉब चली जाएगी, अब आपको पता है अगले साल आपकी जॉब चली जाएगी, और एक साल ये फिक्स है, मान लीजिए डेस्टिनी, लेट्स सपोज आपको कहीं काम नहीं मिलेगा। अब आप आज क्या करोगे? आपके पास 4 महीने हैं। इसमें मेरा ये जवाब है, आज जो मैं करूंगा वो भी फिक्स्ड होगा, करेक्ट? क्योंकि सब कुछ फ्री विल नहीं है। मतलब आई विल बी फिक्स्ड कि आज मैं क्या करने वाला हूँ। यही समझिए ना, ये फिक्स था कि मैं आज आपको ये बात बताऊंगा। ये फिक्स था कि आप उन 4 महीनों में अब अपने लिए धन संचय करेंगे, ताकि मैं एक साल आराम से रिवाइव करूँ। यही ज्योतिष करता है, आपको सही टाइम पे सही इन्फॉर्मेशन देना। जो होना था वो होगा। क्या उसके लड़ने की क्षमता ज्योतिष क्रिएट कर सकता है? ज्योतिष कभी कुछ नहीं बदल सकता। कभी ये मत सोचिएगा कि ज्योतिष के जरिए मैं अपनी कोई डेस्टिनी बदल दूंगा। ये किसी की औकात की बात नहीं है। ये सिर्फ श्री कृष्ण बदल सकते हैं। आपके भाग्य को सिर्फ श्री कृष्ण बदल सकते हैं, मैं या मेरे जैसा कोई भी नहीं बदल सकता। किसी का एक्सीडेंट होना लिखा है तो वो हो जाएगा, एस्ट्रोलॉजर बता देगा। वो आपका मन रखने के लिए हो सकता है रेमेडीज भी बताए, ठीक है, बट वो एस्ट्रोलॉजर सिर्फ इतना कर सकता है कि उस एक्सीडेंट के लिए आपको आज रेडी कर दे, उस घटना के लिए आपको आज रेडी कर दे। बट वो होगा। बट वो जो इवेंट है ना, वो इवेंट होगा। वो इवेंट अब ये हो सकता है कि आप गाड़ी से ना भिड़ो, साइकिल से गिर जाओ, बट एक्सीडेंट होगा। तो कुंडली कहती है कि ये इवेंट मैंने प्रॉमिस किया, ये इवेंट ऐसे नहीं तो वैसे मैं करके रहूंगी, ठीक है। आपको उसका दर्द कितना होगा ये आप कंट्रोल कर सकते हैं, मेंटली प्रिपेयर होकर, फाइनेंशियली प्रिपेयर होकर। ज्योतिष यही है, बारिश नहीं बंद करेगा, बारिश में छाता खोल देगा, दैट्स इट, इतना करेगा। इवेंट्स हम कभी नहीं, ऐसे तो भगवान ना बन जाऊं मैं फिर, ठीक है, सब कुछ अपने लिए कर लूं। कई लोगों के मन में ये भी भावना होती है कि अरे तुम तो एस्ट्रोलॉजर, तुम्हें सब पता है, तो बहुत पैसा होता, शेयर मार्केट बताओ क्या होगा क्या नहीं होगा।
उनको ये नहीं समझ में आता कि मैं आपके बारे में आपकी कुंडली से बताता हूँ, मुझे शेयर मार्केट की कोई कुंडली नहीं दे रहा है कि ये शेयर मार्केट की कुंडली है, ये आज के क्रिकेट मैच की कुंडली है। तो इस वजह से ऐसी चीज़ें नहीं हो पाती। तो कई लोग इस बात में भी मजाक उड़ा देते हैं, नहीं उड़ाना चाहिए, ठीक है। ये सब्जेक्ट इतना प्यारा है, मैं तो सबसे कहता हूँ आपको अगर थोड़ा बहुत भी डाउट है ना तो आओ सीख लो, आओ इसको सीखो और उसके बाद कहो कि ये फ्रॉड है या फिर ये काम नहीं करता। आप जिस दिन आओगे सीखोगे फिर यही करेगा कि ज़िंदगी भर सीखते रहें। इट इज़ अ लाइफ लाइन लर्निंग, पूरी ज़िंदगी चलती है। ये सच में ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो 2 महीने में सीख लोगे, आप 4 महीने में सीख लोगे। मैं आज भी सीखता हूँ, मेरे पापा इवन आज भी सीखते हैं, मुझे भी बताते रहते हैं। इस आपके पापा के लेवल पे आज वो क्या सीख रहे होंगे? वो आज जैसे कई सारी चीज़ें वो सीख रहे हैं, जैसे कि कोई व्यक्ति गूंगा है तो क्यों गूंगा है, ऐसी कुंडली में क्या पोजीशन बैठती है कि व्यक्ति गूंगा हो जाता है। कोई व्यक्ति बहरा तो आजकल अभी परसों यही पढ़ा रहे तो थे। ज्यादा स्पेसिफिक मतलब per रिसर्च individual। मोड में अब वो आ चुके हैं, ठीक है, कि अपनी भी थोड़ी रिसर्च कर लें कि आपके साथ ऐसा हो रहा है, ये आपकी एक हाथ नहीं है तो जिनके एक हाथ नहीं है उनके एक हाथ क्यों नहीं होता, ठीक है। तो इस टाइप की रिसर्च मोड पे चल रहे हैं वो। आपको लगता है कि एस्ट्रोलॉजी स्कूल में सिखाना चाहिए क्योंकि इट्स अ लाइफ स्किल? नहीं, मुझे नहीं लगता एस्ट्रोलॉजी स्कूल में सिखाना चाहिए, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी एज अ सब्जेक्ट ये चूज़ करता है उन लोगों को कि मुझे कौन सीखेगा। मेरे बैच में बहुत बच्चे आते हैं जब मैं बैच स्टार्ट करता हूँ, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, आउट ऑफ इंटरेस्ट, लेकिन फिर उनमें एस्ट्रोलॉजी चूज़ करता है कि मुझे सीखेगा कौन। लास्ट तक टिकते बहुत बहुत कम हैं, ठीक है। और जो टिकते हैं वो सच में गजब के एस्ट्रोलॉजर बनते हैं। वो अपने लिए एक फाइनेंशियल स्ट्रीम भी ओपन कर लेते हैं और अपनी लाइफ भी बेहतर बना लेते हैं। तो एज अ ये मेरा पर्सनल ओपिनियन हो सकता है, मे बी आपको आप डिफरेंस करो, बट मुझे लगता है ये सब्जेक्ट चूज़ करता है कि ये व्यक्ति मुझे सीखेगा। हर किसी को ये ज्ञान, ये गुरुकुल परंपरा भी जब हमारे यहाँ आती तो ज्योतिष को ना एक कम्युनिटी में बंद करके रखा गया था कि गुरु के पास है, मैं आपसे चूज़ करूँगा कि यार ये बंदा ठीक है, इसको मैं बोल बोल के सिखाऊंगा। आपको लिखना भी अलाउड नहीं था कि आप ज्योतिष लिख लो कहीं पे, आपको दिमाग में मेमोराइज करके रखना था। इवन जो फर्स्ट बुक है ज्योतिष की, जिसके मैंने नाम लिया बृहत पराशरी होरा शास्त्र, वो भी एक गुरु और एक शिष्य की कन्वर्सेशन है, कोई तीसरा व्यक्ति उसे लिख रहा है। तो हाँ, तो इसको क्या है कि उसमें रखा गया कि एक क्लोज्ड कम्युनिटी में कि ये नहीं सीखा जाए, कि ना बताया जाए किसी को। तो वही मुझे लगता है कि स्कूल में बच्चों को सिखाना, वो शायद समझ भी ना पाए इस चीज़ को, लेकिन हाँ आपको एक बार ट्राई ज़रूर करना चाहिए। और मैं कहूँगा अंक ज्योतिष से शुरू करना चाहिए। अंक ज्योतिष कोई भी सीख सकता है, वेरी इजी, वेरी गुड, और विद इन अ मंथ 2 मंथ आप अंक ज्योतिष में सब कुछ सीख सकते हैं। अंक ज्योतिष यानी कि न्यूमरोलॉजी। न्यूमरोलॉजी, जी हाँ, अंक ज्योतिष में उसको आपकी आप थोड़ा अनपैक कर Yeah. सकते हैं? न्यूमरोलॉजी अगर आप किसी को अगर बेसिक में समझाना हो कि बिल्कुल न्यूमरोलॉजी बिल्कुल। क्या है। न्यूमरोलॉजी में क्या है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ है, उसी डेट ऑफ बर्थ में सब कुछ है, उससे ही प्रेडिक्शन हो जाएगी, उसी से आपका नेचर बता देंगे, उसी से आपके डेस्टिनी भी बता देंगे, एवरीथिंग आपको पता चल जाएगा। ज्योतिष में क्या है कि डेट ऑफ बर्थ, टाइम, बर्थ प्लेस, एवरीथिंग सब कुछ चाहिए आपको, ओके। तो अंक ज्योतिष क्या कहता है कि आपके जीवन में 2 नंबर बड़े इंपॉर्टेंट। पहली आपकी डेट, जब आप डेट पैदा, जैसे आप 22 को पैदा हुआ तो 22 नंबर आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप लेट्स सपोज 9 को पैदा हुए तो 9 नंबर आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 22 अच्छा को जोड़कर हमें सिंगल डिजिट पे लाना पड़ेगा, तो 2 + 2 4 हो जाएगा। तो आपका मूलांक 4, आपका मूलांक 9। आप राहु से रूल होते हो और आप मंगल से रूल होते हो। अब मैं 1 से लेकर 9 तक शॉर्ट में समझा देता हूँ, ठीक है। बस आपको डेट देखनी है 1 से लेकर 9 तक। नंबर 1 सूर्य से रूल होता है, तो ऐसे लोग आपको हमेशा मेरी तरह मिलेंगे जो कि सूर्य की तरह आएंगे और अपनी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने की चाहत इनकी को पेश करके जाएंगे। बिकॉज सन इज इन सेंटर, वो बीच में है, उसकी अराउंड चीज़ें घूम रही हैं, तो वो यही चाहता है कि मेरे अराउंड लोग घूमें, ये उसका इंटरनल डिज़ायर होता है। दूसरी चीज़, सन ने हमेशा दिया है लोगों को, इसलिए नंबर 1 वाले लोग हमेशा आपको बहुत ज़्यादा हेल्पर मिलेंगे। नंबर 1 होने की वजह से इनका डिज़ायर रहेगा कि मैं भी सबसे ऊपर रहूं, मैं भी सबसे टॉप पे रहूं, कोई भी काम करूं। आपके अंबानी जी, आपके धीरू भाई अंबानी, आपके बिल गेट्स, एलन मस्क, जितने भी आप रिच पर्सन्स देख रहे हैं जो अपनी इंडस्ट्री में नंबर 1 है, वो एक्चुअली नंबर 1 से रूल हो रहे हैं। सो ये हो गया नंबर 1 की कहानी। बहुत इमोशनल होते हैं बट ये बताते नहीं, कभी आप देख नहीं पाओगे इनकी इमोशनल साइड, बिकॉज इनको किंग बोला जाता है, तो किंग राजा रोएगा तो अच्छा थोड़े लगता है, ठीक है। फिर आता है नंबर 2। नंबर 2 इज़ मून, चंद्रमा है। ये इमोशंस हैं, ये आपको इमोशनल मिलेंगे, सेंसिटिव नेचर के मिलेंगे, और इनकी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी होगी, पर मानेंगे नहीं अपनी इंट्यूशन की कभी भी।
ये इनसे अगर आपने थोड़ी सी भी तेज़ आवाज़ में बात करी तो बुरा मान जाएंगे, ठीक है, बिकॉज ये थोड़े सॉफ्ट हैं, थोड़े जेंटल हैं, पीस लवर हैं, शांति में काम करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा हबड़ सबड़ इनको पसंद नहीं होती है, आर्टिस्टिक बहुत होते हैं, कला बहुत पसंद होती है, किसी ना किसी तरह की कला क्षेत्र में अच्छे होते हैं। शाहरुख खान, संजय दत्त, राकेश खन्ना, ये सारे अमिताभ बच्चन आपको नंबर 2 के मिलेंगे। इमोशंस कई बार इतने भी टाइट हो जाते हैं इनके कि इतने इमोशनली ड्रिवन हो गए कि हिटलर बन गए, हिटलर भी नंबर 2। और इतने ज़्यादा स्पिरिचुअल भी चले जाएंगे, इंट्यूशन बेस में चले जाएंगे कि ओशो बन जाएंगे, वो भी नंबर 2। इस तरह से नंबर 2 की कहानी है। फिर आता है हमारा नंबर 3, ये जुपिटर से, ये गुरु का नंबर है। तो जो भी 3, 12, 21 या 30 तारीख को पैदा हुआ है वो नंबर 3 की कैटेगरी में आ जाएगा। और नंबर 3 जॉय का नंबर होता है। ये हमेशा हंसाना चाहते हैं दूसरों को, ठीक है, कि मैं यहाँ पे हूँ तो आप सबको हंसना पड़ेगा, तो ये पार्टी चामर बोला जाता है इनको। इनको हर एक सब्जेक्ट की नॉलेज होती है, थोड़ी थोड़ी, उस्ताद किसी में नहीं होते, नॉलेज सबकी होती है, और जब नॉलेज होती है तो फिर ज्ञान देने का भी मन करता है इनका। तो ये नंबर 3 जो भी होगा अभी कमेंट करके आपको बताएगा, हाँ मैं बिल्कुल ऐसा हूँ। ये भले आईटी की जॉब कर रहे होंगे, भले हिस्ट्री की भी नॉलेज होगी, साइकोलॉजी की भी थोड़ी बहुत नॉलेज होगी, और वो ज्ञान देने की भी बड़ी आदत होगी। वर्कोहॉलिक होते हैं, कई बार इनको नींद बहुत पसंद होती है, स्लीप बहुत पसंद होती है अपनी। उसके बाद आते हैं नंबर 4। नंबर 4 राहु का नंबर है। राहु का कभी फोटो देखना हो तो उसके पास सिर्फ आधा है, ठीक है, उसके पास उसका पूरा शरीर नहीं है। राहु की एक ही डिज़ायर थी, एक ही इच्छा की थी उसने कि मुझे अमृत मिल जाए, ठीक है, अमृत की चाहत की थी समुद्र मंथन में, अगर आपको पता हो। वो डिज़ायर उसका फुलफ़िल नहीं हुआ, एंड उसकी हाफ बॉडी है। तो कहा जाता है कि राहु इज़ वेरी ब्रेनी, उसका दिमाग मतलब नेक्स्ट लेवल का, आइडियाज़ भी उसके बिल्कुल यूनिक है क्योंकि वो ब्रेनी है। उसके आइडियाज़ कोई समझ भी नहीं पाएगा क्योंकि वो इतना ज़्यादा ब्रेनी है, इतना ज़्यादा यूनिक या ओरिजिनल है। तो राहु को एक चीज़ देखने को मिलेगी कि लाइफ़ में थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, और जैसे मैंने कहा ना, उसको एक ही चाहत थी अमृत मिल जाए, तो वो ही डिज़ायर उसका नहीं पूरा होता। तो जो मास्टर प्लान है राहु का, वो फ़ेल हो जाता है। किसी और चीज़ में सक्सेस हो जाएगा, बट जो मास्टर प्लान है वो लंबे टाइम तक सोच के चल रहा है। यानी कि 4, 13, 22, 31 वाले लोग, इनको ये चीज़ों का सामना करना पड़ता है। एक चीज़ और देखना पड़ता है कि स्पेशली जो फीमेल्स हैं, उनको, कि उनके घर वाले ही उनको नहीं समझते, उनके दोस्त ही उनको नहीं समझते कि वो कहना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये राहु का है। फिर आते हैं नंबर 5 पे, जो भी 5 को, 14 को, 23 को पैदा हुए हैं, ये सब बुध से रूल होते हैं। मरकुरी इज़ द फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट, तो इनके थॉट्स भी बहुत सारे आते हैं इनको, शुरू से बचपन से लेके बुढ़ापे तक थॉट्स बहुत सारे आते हैं। बिजनेस माइंडेड होते हैं, बुद्धि है, बुद्धि ही बिजनेस है, बुद्धि ही बुद्धू बनाता है आपको, ठीक है। तो बिजनेस माइंडेड होते हैं, यानी कि हर चीज़ में जोड़ेंगे कि यार ये लेवल सुपर माइंड चला रहे हैं ये लोग, 1 लाख का सब्सक्रिप्शन, 1 लाख लोग सब्सक्रिप्शन लेते हैं हर हफ्ते, इतने 100 रुपये का ले सपोज, वो गुणा भाग करने लग जाएंगे कि कितना कमा रहे हैं, कितना बचा, कितना खर्च हुआ, मैं भी ऐसा करूँगा। ये दिमाग ऐसे लगाने लग जाएंगे। ये मोमोज खाने जाएंगे तो भी दिमाग लगाएंगे कि 100 रुपये की प्लेट है, 10 तो मेरे सामने बिक गई, 1000 रुपये तो कमा लिए इसने, ऐसे तो कितना कमाता होगा। तो दिस इज़ नंबर 5। बहुत ज़्यादा यंग होते हैं, फन लविंग होते हैं, ऑलवेज यंग हार्ट होता है इन लोगों का। और नंबर 5 के साथ देखा है मैंने यूजुअली कि उनको पेट की प्रॉब्लम होती है, गैस की प्रॉब्लम ज़्यादातर नंबर 5 को होती है। गोल-मोल दिखाई देते हैं, छोटी हाइट के होते हैं, इस तरह के नंबर 5 है, बुध की तरह होते हैं। सारी चीज़ें इनको फास्ट करनी है, जल्द से जल्द आगे बढ़ना है, कोई भी पैसे कमाने का सोर्स छोड़ना नहीं चाहते। आगे बढ़े, नंबर 6 की बात करें तो ये वीनस है। 6, 15, 24 को जो पैदा हुए वो वीनस के अंतर्गत आ जाते हैं। और शुक्र ग्रह एक ऐसा प्लैनेट है जो कि आपके अंदर वो क्वालिटी डालता है कि अपना नुकसान करके दूसरों की मदद करना। तो ये खुद को डिसअपॉइंट करके दूसरों की हेल्प करने वाला नेचर रखते हैं। इनके पेट में कोई बात नहीं पचती, घर में, मन में जो चल रहा है सबको बताना है इन्हें, सब कुछ बता देना है दूसरों को। जिस वजह से क्या होता है कि शुरुआत में तो बड़ी इज़्ज़त मिलती है इनको, पर धीरे-धीरे वही दोस्त, वही यार, वही कम्युनिटी इनको उतनी इज़्ज़त नहीं देती। दूसरा, ये वैभव का नंबर है, तो इनको थोड़ा टिप-टॉप रहना, शान-ओ-शौकत से रहना, ब्रांड्स खरीदना बहुत पसंद होता है। किसी न किसी तरह की फैमिली इनसिक्योरिटी इनके साथ रहती है। वाइफ़ को लेके, हस्बैंड या बच्चों को लेकर घबराहट हमेशा रहती है कि इनके साथ कहीं कुछ बुरा ना हो जाए। बात करें नंबर 7 की, तो ये केतु का नंबर है, स्पिरिचुअल नंबर है। ये जिसके पास होता है उसको आने वाले क्या होने वाला है उसको पहले से पता चल जाता है। अब आपको भले ही बात अजीब लगेगी लेकिन कमेंट आएँगे आपको, यहाँ मेरे साथ ऐसा होता है। 7, 16, 25 को जो पैदा हुआ है, इनको आभास हो जाता है कि होने क्या वाला है। इवन मैंने इतना भी सुना है, इनको सपनों में पता चल जाता है कि इसकी डेथ होने वाली है, और वो हो जाती है। कौन से नंबर वाले? 7, 16, 25, ठीक है। तो ये केतु का नंबर है। केतु के पास सर नहीं है, तो आँखें नहीं हैं, इस वजह से वो रास्ता नहीं देख पाता। दैट इज़ व्हाई यही नंबर सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड भी है, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न इनको होती है।
बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हैं, हर चीज़ जानने का भी मन इन्हीं का होता है, ठीक है। रिसर्च मोड में अच्छे होते हैं, जो अकल्ट साइंस में बड़ा दिलचस्पी रखते हैं। नंबर 8 की बात करें, शनि का नंबर है। शनि सबसे स्लोएस्ट मूविंग प्लैनेट है, बहुत धीरे-धीरे चलता है, तो इनके काम भी सारे धीरे-धीरे बनते हैं। इनसे आप किसी से भी पूछ लीजिएगा, ये धीरे-धीरे काम बनते हैं। तो नंबर 8 वाले, मैं जिस सेंस में कह रहा था नंबर 8, वो कह रहा था कि जैसे मैं चाहता हूँ कि मेरा ये काम हो जाए, पर वो डिले होगा। मैं चाहता हूँ मेरी गाड़ी की डिलीवरी मुझे मिल जाए, पर वो अननेसेसरी रीज़न से डिले होगा। ऐसे लाइफ के एस्पेक्ट्स होते हैं। बाकी नंबर 8 वाले बहुत मल्टी टैलेंटेड और एक साथ कई सारे काम करने वाले होते हैं, मल्टीटास्कर नंबर 8 होता है। फाइनेंस की नॉलेज अच्छी रखते हैं, पैसे संभालने में बहुत अच्छे होते हैं। ये है नंबर 8 की कहानी। फिर आता है नंबर 9, जो मंगल से रूल होता है। एंगर, एम्बिशन एंड एग्रेशन, इनको 3 शब्दों में आप बोल सकते हो। गुस्से वाले होते हैं, भले दिखाए ना। एम्बिशियस बहुत होते हैं, इन्हें सब चीज़ बड़ी जल्दी चाहिए। और इनके अंदर एक एग्रेशन होता है कि मुझे बहुत ज़्यादा ना किसी की सुननी नहीं है, मुझे अपना काम करना है, क्योंकि मंगल एक सेनापति है, वो एक रूलर रहा है हमेशा से। मैंने देखा है कि जो भी नंबर 9 वाला है, अगर वो जिम नहीं जा रहा है तो फ्रस्ट्रेटेड ज़्यादा रहता है, क्योंकि इनके बॉडी में एनर्जी बहुत होती है। अगर वो नहीं निकली वो एनर्जी, तो फिर ये बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे। लेकिन अगर एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिम कर रहे हैं, देन दे आर गुड। ये शांत गाय जैसे भी मिल सकते हैं आपको। एक्चुअली मेरा एक सजेशन है आपके लिए। मैं थोड़े दिन पहले एक बुक पढ़ रहा था, एलिफेंट कैचर्स। माइंड ट्री कंसल्टिंग काफ़ी $1 बिलियन कंपनी होगी उनकी, और उन्होंने एक्चुअली और एक $1 बिलियन कंपनी है कॉर्न फेरी। कॉर्न फेरी इज़ उनकी एक आईपी थी। वो बड़ी कंपनीज़ में आके आपको आपकी लीडरशिप टीम में उनके साइकोग्राफिक ट्रेट्स को देख के मैनेजमेंट को समझाती है कि आपकी लीडरशिप टीम में आपकी टॉप मैनेजर्स जो है, सपोज आपके पास 400 टॉप मैनेजर्स है, आपकी इतनी बड़ी कंपनी है, तो उनके ट्रेड्स क्या है, उनके साइकोग्राफिक ट्रेड्स क्या है, उनका क्या लिखा है। अगर आप ये एक सर्विस कॉर्पोरेटाइज भी कर सकते हैं ना कॉर्पोरेट्स के लिए, बिकॉज ये नेक्स्ट वेव एक कॉर्न फेरी जैसा बन सकता है। बिकॉज आई थिंक कॉर्न फेरी का वैल्यू अभी ऑलमोस्ट आई थिंक $2 बिलियन का वैल्यू है। मैं इसको ज़रूर रिसर्च करूँगा। कि आप कॉर्पोरेट्स में कैसे जा सकते हो, और आप साइकोलॉजी और ज्योतिष को मिला के लीडरशिप को कैसे बता सकते हो कि आपके ये लीडर्स में ये लिखा है और ये ट्रेड्स है एक्चुअली, तो आप बेटर डिसीजन मेकिंग कर सकते हो। तो अगर आप मतलब कुछ एक सर्विस स्ट्रक्चर कर सकते हो उसके मैं वही हिसाब से। आपसे कह रहा था कि मैं इसको छोटे लेवल में अपनी कंपनी में फॉलो करता हूँ। मेरे जितने मेजॉरिटी ऑफ द जो हमारे साथ काम करते हैं, स्टाफ है हमारा, वो नंबर 8 का है, ठीक है, बिकॉज दे आर हार्ड वर्किंग, वो हार्ड वर्क से काम करते हैं। और नंबर 4 का है, बिकॉज दे आर ब्रेनी, उनके पास आइडियाज़ ऐसे हो सकते हैं जो कि पूरा रेवेन्यू सिस्टम ही बदल दें। तो मैं ऐसे ही हायर करता हूँ। मैं अभी भी मैं अवॉइड करता हूँ थोड़ा नंबर 5 वालों को हायर करने, क्योंकि इनकी एक बात होती है कि ये जहाँ जाएंगे उस काम को सीख लेंगे और खुद करने की कोशिश करेंगे। तो एक मेरा ये मन में जो रहता मोमो है। वाले थे। हाँ, जो मोमो वाले थे, ठीक है। तो ये है मेरा, तो यही है न्यूमरोलॉजी। एक्चुअली मैंने बड़े सिंपल आपको समझाया, ये बहुत वास्ट है। हर एक नंबर के बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि हम समझ सकते हैं। एक नंबर पे एक पॉडकास्ट बन सकता है, इतना वास्ट है ये सिस्टम, पर मैंने आपको शॉर्ट में समझा दिया। और ये फिर आपने समझा कि न्यूमरोलॉजी, उसके ऊपर और एक लेयर आप डालोगे टाइम, प्लेस एटसेट्रा का, हाँ, तो एस्ट्रोलॉजी हो जाएगा, एस्ट्रोलॉजी हो ज्योतिष जाएगा। वो और ज़्यादा डीप में चला जाता है फिर। तो क्या क्या वेरिएबल्स है जब भी ज्योतिष में अगर कोई आपके पास आए तो आप कौन से वेरिएबल्स के लिए पूछते हो? मैं तो सब सारी चीज़ें देखता हूँ, क्योंकि कई न्यूमरोलॉजी की कुछ लिमिटेशंस हैं। जैसे न्यूमरोलॉजी बहुत ज़्यादा पिन पॉइंट होके शायद ना बता पाए कि आपका बिकॉज वो भी फिर भी ब्रॉड व्यू है ना, आपने डिवाइड कर दिए 9 प्लैनेट्स के। सॉरी, एक और सवाल है, फिर वापस एस्ट्रोलॉजी पे आते हैं। बट सोलर सिस्टम में देयर आर 9 प्लैनेट्स, फिर अभी एक्सपैंड किया कि देयर आर मल्टीपल सोलर सिस्टम्स एंड देयर आर मल्टीपल गैलेक्सीज। तो what is the impact of all that on astrology? Because जो भी आप समझा रहे हो 9 planet related समझा रहे हो, at least जब तक जो मैंने अभी तक सुना है। So I may be limited in my understanding, but आपने 9 planets का समझाया, and then there is life beyond the 9 planets. There is galaxy, there are multi galaxies. So does that have an impact on astrology or in any way, or was that written in any way that there are multiple galaxies? मल्टीपल गैलेक्सीज तो हैं, ये तो श्री कृष्ण और ब्रह्मा जी की एक फेमस कथा है, वहाँ पर ही बताया गया, आप लोगों ने सुनी भी होगी। बट उसका ह्यूमन लाइफ पे, ज्योतिष पे असर मैंने अभी तक तो कहीं नहीं पढ़ा है, इसलिए आई एम नॉट अवेयर अबाउट इट। मुझे उसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है। ओके ओके। ये कहानी क्या है, एक बार आप बताइए, क्या था ये आपने जो कहानी बोला? तो एक बार ब्रह्मा जी को थोड़ा सा घमंड हो जाता है, ठीक है, कि मैं ब्रह्मा हूँ, मैं पालन करता हूँ, मैं मुझसे सृष्टियाँ बनती हैं। तो श्री कृष्ण के पास जाते हैं वो इसी घमंड में अपने, और श्री कृष्ण से पूछ रहे होते, तो वो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं करते हैं श्री कृष्ण।
तो थोड़ा सा क्रोधी हो जाते हैं, उनको अहम आ जाता है कि अरे मेरा क्यों नहीं रिस्पॉन्स कर रहे हैं। विष्णु जी की बात है ये, तो विष्णु जी नहीं कर रहे होते। तो विष्णु जी कहते हैं कि एक बार अपने आसपास घूम के देखो, तो ऐसे हज़ारों ब्रह्मा बैठे हुए नज़र आ रहे होते हैं और हज़ारों विष्णु उनसे बैठ के बातें कर रहे होते हैं। तब उनका दिमाग ख़राब हो जाता है कि ये क्या हो रहा है? तो वो कहते हैं कि आप अकेले नहीं हो, आप जैसे बहुत हैं इस बहुत मल्टीवर्स में, ठीक है? जब हम इस तरह से सोचते हैं ना, अगर आप और मैं आज ये सोचें कि हमारे जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, फिर ये सोचें कि इतनी बड़ी दुनिया के इतने छोटे से शहर में इस एक इलाके में हम यहाँ बैठे हैं अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर। उसके बाद ये सोलर सिस्टम और ये मल्टीवर्स, कितनी ज़िंदगियाँ होंगी, कितने लोग होंगे। तो अगर ये कमरा है पूरा मल्टीवर्स, तो आप तो एक धूल के कण के भी 10वें हिस्से के बराबर भी नहीं हो, उससे भी छोटे हो। तो आपको लगता है कि यार दुनिया में भले गम है पर मेरा गम बहुत कम है। तो वही ब्रह्मा जी को और विष्णु जी ने ज्ञान दिया था इस कथा के ज़रिए। ये वही स्टोरी है ना जिसमें थोड़े ब्रह्मा जी का फेस बहुत सारा था, 3 फेस वाले यस, थे। वही स्टोरी है ये। और विष्णु जी सब सेम थे या वो भी विष्णु जी भी मल्टीपल? कई जगह ये वर्णन मिलता है कि जो विष्णु जी थे उनका अलग-अलग था। कहीं पे जैसे हम स्पाइडरमैन नहीं देखते, स्पाइडरमैन में सबके पास है तो स्पाइडरमैन वाली क्वालिटीज़, बट कोई चूहा है, कोई बिल्ली है, मतलब फेस अलग है, ऐसे विष्णु जी के भी फेस अलग-अलग थे। तो यही कहा भी जाता है ना कि जैसे सतयुग आया, उसके बाद कलयुग में एंड होता है, फिर सतयुग स्टार्ट होगा, ठीक है? तो वो किसी और मल्टीपल वर्स का होगा। एक डिबेट चलती है कि ब्रह्मा पहले आए, विष्णु पहले आए, महेश पहले आए, कौन पहले आया? ये भी डिबेट चलती है, क्योंकि जो वैष्णव धर्म के हैं वो कहेंगे विष्णु पहले आए, जो शैव धर्म के वो कहते हैं शिव पहले आए, ठीक है? और जो देवी के धर्म के वो कहते हैं देवी पहले आई, ठीक है? तो एक्चुअल हुआ क्या होगा कि हर एक मल्टीवर्स में किसी में शिव पहले आए होंगे, किसी में विष्णु पहले आए होंगे, किसी में देवी पहले आई होंगी। तो आज हम लोग उसके ऊपर डिबेट करते हैं कि पहले कौन आया, ओके? बट एक्चुअली अगर देखा जाए तो ये सब कुछ अगर साइंटिफिकली आप देखो, क्योंकि आजकल लोग सब कुछ साइंस से समझना चाहते हैं। भगवान शिव को बोला जाता है महाकाल। तो बेसिकली महाकाल, काल मतलब टाइम। तो वहाँ पे शिव जी टाइम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और आप हमेशा विष्णु जी का रंग देखोगे तो ब्लू देखोगे, है ना? थोड़ा सा ब्लू, ब्लू क्या होता है? आकाश, स्पेस। तो टाइम एंड स्पेस की थ्योरी यहाँ पे बताई जा रही है आपको। हमेशा देवी को शक्ति बोला जाता है, एनर्जी। तो टाइम, स्पेस एंड एनर्जी, जिसको जिसको आइंस्टीन ने इवॉल्व किया या आइंस्टीन ने जाना, तो यहाँ से वही सारी चीज़ें बताई। ब्रह्मा विष्णु महेश 3 ही क्यों हैं? सतोगुण रजोगुण और तमोगुण 3 ही क्यों हैं? भगवान त्रिशूल ही क्यों पकड़े हुए हैं? 3 ही उसमें क्यों हैं? तो क्यों है 3? क्योंकि एटम में 3 आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलेंगे। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बीइंग या फिर होल वर्ल्ड। तो यहाँ पर आपको वो चीज़ें मिलेंगी। तो हमारी पौराणिक कथाओं से हमको बहुत कुछ समझाने की कोशिश की गई है। एक छोटा-सा भी मुझे एक कथा और याद आई, रामचरितमानस की कथा है। जब भगवान श्री राम सीता जी की खोज में जा रहे थे, तो उनको सेना बनानी थी। उन्हें पता था कि रावण एक राजा है, दैत्य है, बहुत बड़ी सेना है उसकी, तो आई हैव टू बिल्ड अ टीम, मुझे एक टीम बनानी पड़ेगी। ये इसी रिसर्च में आगे बढ़ रहे थे, तब उन्हें हनुमान जी मिलते हैं। हनुमान जी उनको इंट्रोड्यूस करवाते हैं आगे चलकर सुग्रीव जी से, कि सुग्रीव किष्किंधा के राजा हैं और इनकी भी टीम है या इनकी सेना, ये आपकी हेल्प कर सकती है। भगवान श्री राम लक्ष्मण के साथ सुग्रीव के वन में या सुग्रीव की जो कुटिया थी उसमें मिलने जाते हैं सुग्रीव से, और सुग्रीव से कहते हैं कि आपको मेरी ऐसे-ऐसे हेल्प करनी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। तो सुग्रीव कहते हैं कि प्रभु मैं तो आपकी हेल्प कर दूँगा, बट आज तो मेरे पास ना मेरा राजपाट है, ना मेरा वैभव है, ना ही मेरी सेना है। वो तो मेरे भाई बाली ने मुझसे छीन ली। तो भगवान श्री राम कहते हैं ठीक है, तो मैं तुम्हारी हेल्प कर दूँगा। भगवान श्री राम सिर्फ़ एक बात पे एग्री हुए थे कि बाली ने सुग्रीव की वाइफ़ को भी रख लिया था, बस। बाकी वो किसी और कुछ बाली से उनको दिक्कत नहीं थी उनको। वो चाहते तो बाली से हेल्प माँग सकते थे, पर क्योंकि बाली ने ये एक अधर्म किया था, इसलिए उन्होंने बाली के खिलाफ लड़ने के बात को लेके मान गए वो। ठीक है, सारी स्ट्रैटेजी बनाई जाती है। तो ये होता है फाइनल कि सुग्रीव आप बाली से युद्ध करके ललकारेंगे उसको, और आप जब युद्ध कर रहे होगे तो मैं बाण मार दूँगा बाली को, बाली ख़त्म हो जाएगा, फिर आपका राजपाट आपका हो जाएगा। चलो ठीक है, अब सुग्रीव जाते हैं, कहते हैं आओ बाली मैदान में, 2-2 हाथ हो जाए। अब बाली आता है, खूब मारता है, बहुत मारता है बाली, उठा-उठा के मारता है, क्योंकि बाली के पास एक पावर थी कि वो जिससे भी युद्ध करेगा उसकी 50% पावर आपके अंदर आ जाएगी। तो बाली अब आपसे 1.5 गुना ज़्यादा ताकतवर है, आप 1.5 गुना भी क्या ज़्यादा, आप 50% रह गए, वो 150 हो गया, ठीक है? 3 गुना ज़्यादा पावरफुल है आपसे। सो ऐसे केस में बहुत पीटे गए सुग्रीव जी। फिर वो वापस आते हैं, कहते हैं प्रभु ये क्या किया आपने, ठीक है?
मैं तो आपके भरोसे गया था, आपने तो यहाँ कांड करवा दिया। तो प्रभु श्री राम ने कहा कि यार मैं क्या करूँ, तुम दोनों एक जैसे दिखते हो, मैं तुम्हें और तुम्हें फ़र्क ही नहीं कर पा रहा हूँ। मैं तुम्हें समझ के इनको बाण मार दूँ या इनको समझ के तुम्हें बाण मार दूँ, पता नहीं मुझसे गलती हो जाती तो बहुत बड़ा अधर्म हो जाता। अगली बार जाना तो माला पहन के जाना, तो मैं डिस्टिंग्विश कर पाऊंगा कि तुम दोनों में से सुग्रीव कौन है और बाली कौन है। अगली बार फिर से युद्ध के लिए लड़का आता है, बाली कहता फिर पिटेगा आज ये, ठीक है। सो बाली आता है, कहता फिर आ गए पिटने, कहता हाँ फिर आ गया, फिर खूब मारा जाता है, ठीक है। लेकिन इस बार भगवान श्री राम बाण से बाली का वध कर देते हैं, ठीक है। अब ये कथा हम सब ने बचपन में सुनी है कहीं ना कहीं, ठीक है। पर इसका मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? मॉरल ऑफ द स्टोरी है कि हमारे अंदर ही हम ही खुद अपने दुश्मन हैं, हम ही सुग्रीव हैं, हम ही बाली हैं। हम ही वो हैं जो सिगरेट पीने के लिए हाथ उठाता है, और हम ही वो हैं जो कहता है यार सिगरेट कल से छोड़ देनी है। हम ही हैं जो कहते हैं कि यार पेट बहुत निकल रहा है, कल से जिम जाऊंगा, और हम ही वो हैं जो कल सुबह उठता नहीं है, जिम नहीं जाता है। हम ही वो हैं जो कहता है कि मुझको अब बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी है, एग्ज़ाम्स आ रहे हैं सर पर, और हम ही वो हैं जो प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, डिले करते चले जाते हैं। सो आप ही सुग्रीव हो जो एक ड्रीमर है, जिसको राजा बनना है, जिसको राजपाट चाहिए, पर आप ही बाली भी हो जो कह रहा है कि पहले मुझे हराना पड़ेगा। एंड बाली इज 3rd टाइम पावरफुल देन यू। वो आपसे इतना ज़्यादा पावरफुल है कि वो आपके ड्रीमर साइड को दबाता चला जा रहा है, इसीलिए ना आपकी सिगरेट छूट रही है, ना आप पढ़ पा रहे हो। बट इज दैट रियली कि योर ये जो कहते हैं लिम्बिक ब्रेन और फ्रंटल ब्रेन, जी, लिम्बिक ब्रेन इज 3 टाइम मोर पावरफुल देन योर इंटेलेक्चुअल ब्रेन? मुझे इसके बारे में तो साइंटिफिक, मुझे इस कथा के जरिए ये मॉरल ऑफ द स्टोरी अच्छा, पता बट है। बहुत इंटरेस्टिंग है ये, राम बहुत कौन है? इंटरेस्टिंग है। वही तो बता रहा हूँ, अभी हम आते हैं कि बाली तो सुग्रीव को हराता चला जा रहा है, ठीक है, पर सुग्रीव जीतेगा कब? सुग्रीव राजा कब बनेगा? सुग्रीव राजा तभी बनेगा जब कॉन्शियस माइंड, यानी कि प्रभु राम की कृपा उसके साथ होगी, वो बैक माइंड होंगे, यानी कि आपकी चैतन्यता। जब आप चैतन्य होगे, कौन, इसीलिए कहा जाता है ध्यान लगाओ, अवेयरनेस फैलाओ अपने अंदर, मेडिटेशन करो। वो मेडिटेशन और कोई नहीं, प्रभु श्री बहुत राम है, सुंदर, बहुत सुंदर स्टोरी, ठीक है। सो इस तरह से आप अपनी लाइफ में जीते हो, वाओ। ठीक है। ऐसे ही एक कथा भी मुझे और याद आ रही है, ठीक है। एक और सवाल है, आप नेक्स्ट कथा में जाओ उसके पहले, आप जब भी जा रहे हो, अगर आप मतलब आपने समझा कि आप में आपके पास भगवान श्री राम का साथ होना चाहिए, बट जैसे वो स्टोरी थी भगवान श्री राम की कि वो रोड पे जा रहे और उन्हें हनुमान जी दिखे और उन्होंने रिकग्नाइज़ किया कि ये हनुमान जी है और इनकी वजह से शायद मुझे थोड़ी सहायता मिल सकती है। तो हम जब भी लाइफ में चल रहे, जैसे आपने जीपीएस कहा, तो हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं उन व्यक्तियों को या उन लोगों को जो हमारे हमारे पाथ के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे या हमें राइज करने में हेल्प करेंगे? कैसे हम लोग वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं? अब इसमें अगर मैं आपको आंसर करूँ तो 2 तरह से होते हैं। एक तो जीवन में जितनी हसीन चीज़ें होती हैं वो इत्तेफाक से होती हैं, ठीक है। सो बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें आपकी कभी प्लान तरीके से नहीं होती हैं कि आपने बहुत ज़्यादा सोचा फिर वो कुछ हो गया। तो कई बार चीज़ों को ना बस छोड़ देना चाहिए। आपको अच्छे लोग और अच्छी संगत वाले लोग या आपके को-फाउंडर जैसे लोग इत्तेफाक से ही मिल जाएंगे, ठीक है। कई बार हमको कॉन्शियस एफर्ट्स करने पड़ते हैं, बट मेरा जो इंक्लाइनेशन है पर्सनली है, आपका अलग हो सकता है। मैं लाइफ को लाइफ जैसे चलने देता हूँ, ठीक है। जिसको आना है वो कहीं ना कहीं टकरा जाएगा, और मेरी चैप्टर में मेरी ज़िंदगी की किताब में लिखा होगा तो एक चैप्टर उसके नाम का भी लिख जाएगा। तो एक्चुअली मेरा सवाल और थोड़ा स्पेसिफिक है। आई एग्री विथ यू कि लाइफ को लाइफ की तरीके से जीना चाहिए। मैं सिर्फ वही पूछ रहा हूँ कि जो लोग इत्तेफाक से आ जाते हैं, कभी क्या होता है कि हम लोग ब्लाइंडेड हो जाते हैं और हम रिकग्नाइज नहीं कर पाते कि ये हमारी लाइफ में आ रहा है या आ रही है, तो हम उसे कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? बाय बीइंग मोर कॉन्शियस एक तो एक चीज़ है, और कुछ हो सकता है कि हम जो इत्तेफाक से हमारे लाइफ में लोग आ रहे हैं और सही लोग आ रहे हैं, संगत का असर जो सही आ रहा है, हम उसे भूल ना पाए और हम उसे मतलब ब्लाइंड साइड ना कर पाए, और साइमल्टेनियसली जो आपके नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहे हैं, जो बाली आ रही है आपके लाइफ में, तो वो उनको हम कैसे रिकग्नाइज कर सकते हैं? मुझे लगता है कि वो आपकी सिचुएशंस ही कर पाएंगी, ठीक है। कि अगर कोई व्यक्ति आपसे कोई फाइनेंशियल गेन का आया तो जिस दिन वो नहीं होगा छोड़ के भी चला जाएगा। कोई व्यक्ति आपसे, कई लोग होते हैं ना कि वो अकेले होते हैं ज़िंदगी में, वो इनसिक्योर होते हैं लाइफ में और उन्हें लगता है कि आप बड़े हैपनिंग हो,
वो बस इसलिए आपसे जुड़ना चाहते हैं। तो जिस दिन आप हैपनिंग नहीं रहोगे उस दिन वो भी आपको छोड़कर चले जाएंगे। तो वो आपको पता चल जाएगा किसी ना किसी सिचुएशन में लाइफ में कि कौन किस मकसद से आया था मेरे। वैसे मोस्ट ऑफ द लोग जो नहीं टिकते या मोस्ट ऑफ द जो फ्रेंडशिप जो नहीं टिकती वो इसी वजह से नहीं टिकती कि उनका मतलब ख़त्म हो गया आपसे। आप किसी टाइम पे बड़े यूज़फुल थे उनके लिए, आज नहीं रह गए। जैसे घर में आप कभी भी घर में तुलसी का पौधा नहीं तोड़ोगे, आप कभी पीपल के पेड़ के लात नहीं मारोगे, कभी बरगद पे लात नहीं मारोगे, लेकिन जो घास फूस होगी आप उसको ऐसे ही लात भी मार सकते हो, शायद तोड़ भी दो। क्यों? क्योंकि पीपल, तुलसी और बरगद ने अपनी एक यूटिलिटी बना कर रखी है कि हम पूजा में काम आते हैं, हम चौबीसों घंटे ऑक्सीजन देते हैं, हम एक देव वृक्ष के अंतर्गत हैं, ये यूटिलिटी है उनकी। तो आप उनको नहीं परेशान कर सकते, लेकिन बाकी लोगों ने अपनी यूटिलिटी नहीं बनाई। सो आपको अपनी यूटिलिटी बनानी चाहिए कि मैं आपसे दोस्ती करूं तो क्या करूं, क्यों करूं, ठीक है? या आप मेरे जीवन में मैं आपको आने दूं तो क्यों आने दूं, क्या प्लस पॉइंट है? सो आप सभी को ये ध्यान रखना चाहिए कि आप टेबल पे क्या लेकर आ रहे हैं, बस वही चीज़ है। जिस दिन आप ये जानेंगे तो ना ही सिर्फ बिजनेस में, ना ही सिर्फ जॉब में, आपके रिलेशनशिप्स में भी ये चीज़ें बहुत मैटर करेंगी। आप और एक कहानी बता रहे थे। हाँ, तो मुझे अभी आपसे बात वो राहु का बोला था ना आपको, तो एक्चुअली मुझे राहु से बड़ा प्यार है। मतलब वो प्लेनेट एक ऐसा है और मैं बड़े दिलचस्पी से कहता हूँ, मैं एक दिन में 8-10 लोगों से बात करता हूँ, महीने भर बात करता रहा। जो लोग कॉल लेने आते हैं वो अपनी राहु की अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा में ही आते हैं। राहु की वजह से तो मैं कह रहा हूँ एस्ट्रोलॉजी की ये पूरी इंडस्ट्री चल रही है, ठीक है? पता नहीं क्यों ये इसके पीछे आज भी मुझे पता नहीं चला। वो राहु के टाइम पे ही वो कॉल बुक करते हैं और ज्योतिष का कंसल्टेशन लेते हैं। तो राहु एक बड़ा इंटरेस्टिंग प्लेनेट है और राहु को कहा जाता है कि ये भ्रम है, ये इल्यूजन है, ठीक है? राहु को अगर आप सोलर सिस्टम में देखने जाओगे तो नहीं मिलेगा आपको। तो कहा जाता है कि जो चंद्रमा की उत्तर दिशा की परछाई है वो राहु है। परछाई देख के आप नहीं बता सकते मोटा है, काला है, गोरा है। सो यू कैन नॉट आइडेंटिफाई, ये इतना मिस्टीरियस है राहु। और तो इसकी अमृत जो पीने की चाहत थी, वहीं से एक कथा जुड़ी है, समुद्र मंथन की कथा। समुद्र मंथन की कथा की शुरुआत होती है ऋषि दुर्वासा से। दुर्वासा, अब ये जो पूरी कथा है ना, ये कथा सुनने में लगेगी कि बच्चों जैसी कथा है, पर इसमें पूरा एक मैसेज छुपा हुआ है कि हाउ यू इंक्लाइंड फ्रॉम जीरो टू परमात्मा, फ्रॉम आत्मा से परमात्मा का जो पूरा सफ़र है, इस पूरी कथा में आपको बताया गया है। बड़ी इंटरेस्टिंग है, तो मैं वो आपके ऑडियंस के सामने रखना चाहूँगा। दुर्वासा ऋषि आते हैं और इंद्र को श्राप दे देते हैं, देवलोक को श्राप देते हैं कि ये पूरा देवलोक वैभव विहीन हो जाएगा, लक्ष्मी चली जाएंगी, ऐश्वर्य चला जाएगा, तुम्हारा जो तेज है ये सब गायब हो जाएगा। दुर्वासा ऋषि आकर ये श्राप दे देते, सारा वैभव स्वर्ग का चला जाता है। अब देवता जैसे नहीं लग रहे थे, वो एक किसान जैसे लग रहे थे, एक नॉर्मल इंसान जैसे लग रहे थे। सारे आभूषण उनके चले गए, सारा ज्ञान उनका चला गया, सब कुछ चला गया, वैभवहीन हो गए। फिर ये वैभवहीन सभी देवता जाते हैं, वंदना करते हैं विष्णु जी से। तो विष्णु जी उनको एक सुझाव देते हैं कि देखो तुम्हारा जो सारा वैभव है ना, ये समुद्र में चला गया है, ठीक है? समुद्र का मंथन करो जाके। अब समुद्र का मंथन कैसा होगा? इतना बड़ा समुद्र, उसका मंथन, यही आत्मा है कि इतनी बड़ी आत्मा, उसका मंथन। तो एक पर्टिकुलर जगह चूज़ की जाती है, वो जगह आपका मन है, ठीक है? उस मन का मंथन करना है। उस मन के मंथन के लिए कच्छप अवतार लेते हैं भगवान विष्णु, उसके ऊपर मृतांचल पर्वत रखा जाता है और वासुकी नाग उसकी रस्सी बनता है। लेकिन फिर एक बात का रियलाइजेशन होता है, ये हमारे अकेले की बस की बात नहीं है, हमें असुरों का भी सहारा लेना पड़ेगा। एक साइड पे देवता रहेंगे, एक साइड पे असुर रहेंगे, यानी कि एक साइड पे पॉजिटिविटी है, दूसरे साइड पे नेगेटिविटी है, और ये दोनों एक साथ चलेंगी मन के अंदर, ठीक है? और उस मन के अंदर से फिर रत्न निकलेंगे। चाहत किसकी है? अमृत की। यानी चाहत किसकी है? परमात्मा से मिल जाने की। लेकिन उस परमात्मा से मिलने में कितने स्टेप हैं? 14 स्टेप हैं। 14 रत्नों से आपको होकर गुजरना पड़ेगा। जब आप मन का मंथन करना शुरू करोगे तो सबसे पहले जो रत्न निकलेगा वो क्या है? हलाहल विष, या जिसे कालकूट विष भी कहते हैं। ये विष आपके मन की गंदगी है। जब भी आप ध्यान लगाने बैठते हो क्या होता है? वल्गर थॉट्स आते हैं, गंदे विचार आते हैं, घबराहट होती है। ये वो विष है जो कि निकालना जरूरी इन द फर्स्ट स्टेप। इस विष को या तो भगवान को दे दो, शिव शंकर को, या तो शंकर आएंगे उसको पी लेंगे और गले में रोक लेंगे। यानी यू हैव टू एक्सेप्ट योरसेल्फ।
बट उसको पूरा नहीं कि हाँ ऐसा ही मुझे रहना भी है। इसलिए शंकर जी ने पिया और गले में रोक दिया कि जस्ट एक्सेप्ट किया कि हाँ भाई मैं हूँ ऐसा, नाउ नेक्स्ट व्हाट, अब अगला क्या करना है। ओके, तो शंकर जी आकर वो विष पिएंगे तो आप पहले स्टेप से आगे बढ़ोगे। दूसरा, आपका रत्न निकलेगा कामधेनु गाय, द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ काऊ, ठीक है, जिसको जो यज्ञ के लिए यूज़ की जाती हैं, उनका हविष, उनके जो दिए गए प्रोडक्ट वो यज्ञ के, इन्हें ऋषियों ने ले लिया था, जो हमारे ब्राह्मणिक ऋषि थे उन्होंने कामधेनु को ले लिया। जब आप विष से निकले, नाउ यू आर प्योर लाइक काऊ, ठीक है। उसके बाद तीसरा आएगा अश्वशरैया घोड़ा। ये चैलेंजेस हैं आपकी लाइफ के। अश्वशरैया घोड़ा, घोड़ा वैसे तेज चलता है और इस घोड़े के तो पंख भी लगे हैं, ये तो उड़ता है बहुत तेज गति से। ये शो कर रहा है आपके मन की गति, कि वो कितनी स्पीड में आगे बढ़ने वाला है, कितनी स्पीड से आगे जाएगा आपका मन। इसको रखा असुरों के गुरु, असुरों के जो राजा थे बलि ने, राजा बलि ने रखा है इसको। जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हो असुरों के पास जाएंगी, उन चीज़ों को, वो नेगेटिव हैं, उनसे बचना है आपको। जितनी देवताओं के पास जाएंगी, उन चीज़ों को कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना है आपको। इस तरह की ये पूरी कथा है। तो मन की गति से अब आपका नेक्स्ट चैलेंज क्या है? मन की गति। वो भागेगा इधर उधर, वो टिकेगा नहीं एक जगह। आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ में आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। आप इस मन की गति से भी आगे बढ़ गए अध्यात्म का सहारा लेकर, तो फिर आएगा ऐरावत हाथी। ऐरावत हाथी एक ऐसा हाथी जिसके 4 सींग निकली हुई है, काम, क्रोध, मद और लोभ। इनके ऊपर बैठ, इसको किसने लिया पता है? इंद्र ने लिया। इंद्र कौन है? जो 5 इंद्रियों का आपका राजा है। वो पुरानी कहानियां आपने सुनी होगी कि जब जब कोई ऋषि तपस्या करते थे तो इंद्र एक अप्सरा भेज देते थे। तपस्या जब जब आप मेडिटेशन करोगे तभी तब आपके सारे जितने गंदे ख्याल हैं आपके मन में सब आएंगे, आपकी इंद्रियों से जुड़ी चीज़ों के लेकर। यही तो है इंद्र। क्या हमारी 5 इंद्रियां होती हैं, उसी का राजा इंद्र है। जब आप तपस्या करोगे तो इंद्र का सिंहासन डोल जाएगा, तो इंद्र फिर अप्सरा भेजेगा, यानी आपको डाइवर्ट करने की कोशिश करेगा। इसीलिए काम, क्रोध, मद, लोभ का राजा इंद्र। आपकी इंद्रियां, इन इंद्रियों से अब आपको आगे बढ़ना है। तो इरावत से आप आगे बढ़ जाओगे। इरावत से जब आप आगे बढ़ोगे तो नेक्स्ट आएगा आपका कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष एक ऐसा वृक्ष है जिससे सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। नाउ यू हैव टू कम अक्रॉस योर डिज़ायर ऑल्सो। जो भी आपके डिज़ायर हैं इस मायावी दुनिया को लेकर, उससे भी आगे आपको बढ़ना है। जब इससे आगे बढ़ोगे तो आपकी कौस्तुभ मणि निकल कर आएगी। ये मणि भगवान विष्णु ने अपने हृदय में रखी थी, जो कि संकेत है कि अब जब आप इन सब चीज़ों के ऊपर आ गए, अब आपके पास एक रास्ता है भक्ति का, जो दिल से होती है, जो हृदय से होती है। तो मणि रूपी भक्ति आपके हृदय में है, यहाँ पे वो मणि आती है। लेकिन अभी भी आपका खेल खत्म नहीं हुआ है, अभी भी रास्ता बहुत है परमात्मा को प्राप्त करने का। अब नेक्स्ट चैलेंज आपकी लाइफ में लक्ष्मी के रूप में आएगा। धन वैभव से भी तो आपको ऊपर जाना है, पैसों से भी ऊपर जाना है। लक्ष्मी के बारे में ये चीज़ कहा जाता है कि लक्ष्मी सिर्फ पैसा नहीं है, लक्ष्मी आपकी पूरी ओवरऑल समृद्धि है, आपकी हेल्थ है, आपकी घर परिवार की सुख है। हर चीज़ जो भी आप लाइफ में देखते हो वो सब कुछ लक्ष्मी है, सिर्फ मनी नहीं। इसलिए उन्हें समृद्धि की देवी बेसिकली बोला जाता है, धन की देवी से भी ज़्यादा। धन के देवता कुबेर अलग होते हैं। खैर, तो लक्ष्मी से भी ऊपर आपको जाना है। धन दौलत और घर परिवार की जो खुशियाँ हैं, इनसे भी ऊपर आपको उठना पड़ेगा। नेक्स्ट फिर क्या होगा? इनके बाद आएंगी रंभा, ठीक है, यानी वासना। वासना से भी ऊपर उठना पड़ेगा। ये भी असुरों ने सॉरी, रंभा वहाँ पे गई कोर्ट में, डांसर बनी आगे चल के। फिर आई वारुणी देवी। वारुणी देवी गॉडेस ऑफ ड्रग्स, नशे की देवी। इनको कौन लेगा आपको पता ही है, असुर लेकर चलेगा इनको, ठीक है। सो आपको नशे से ऊपर उठना। अब नशा भी किस चीज़ का? हम नशा सोच रहे हैं तो सोच रहे हैं कि आरएस पीनी है या 8 PM पीनी है या बैक पाइपर पीनी है, टीचर ना, ये नशा नहीं है। नशा यहाँ पे हर तरह का नशा। किसी को नॉलेज का नशा है, किसी को बहुत ज़्यादा पैसे का, धन दौलत का नशा है, किसी को अपोजिट सेक्स का नशा है। इस सभी तरह के नशे सब वारुणी देवी के अंतर्गत आते हैं। तो आपको किसी को पढ़ने का बहुत नशा है, इससे भी ऊपर आपको उठना पड़ेगा। जब आप इतने स्टेजेस क्लियर कर लोगे तब जाकर आपको मिलता है चंद्रमा। चंद्रमा क्या है? भगवान शिव के शंकर के सर पे आता है शीतलता, ठंडक। तब जाके आपका दिमाग जाके शांत होगा, ठंडक आएगी उसके अंदर। फिर आएगा परिजात वृक्ष। परिजात वृक्ष की ये कहानी है कि उसको कोई भी टच कर देता है तो उसकी सारी थकान उतर जाती है। तो सबसे पहले दिमाग ठंडा होगा, फिर आपकी शरीर की थकान उतरेगी। नाउ यू आर क्लोज टू गॉड। उसके बाद आएगा आपका पांचजन शंख।
पांच जन शंख श्री कृष्ण ने महाभारत में इस्तेमाल किया था। शंख प्रतीक होता है विजय का। नाउ यू आर द विक्ट्री। आप जीत गए। अब आप जीत चुके हो, आपकी विक्ट्री हो गई है। जब आपकी विक्ट्री हो गई है, फिर धन्वंतरी अमृत कलश लेकर आते हैं। धन्वंतरी इज अ फिजिशियन ऑफ गॉड। वो हर तरह के डॉक्टर हैं ईश्वर के, ठीक है, आरोग्य के, ठीक है। धन्वंतरी पे ये आयुर्वेदा भी बेस्ड है, ओके। जैसे हम धनतेरस मनाते हैं, वो धन के लिए, लक्ष्मी जी के लिए धन्वंतरी नहीं देवी बनाते, के वो लिए। धन्वंतरी के लिए बनाते हैं। बहुत कम लोगों को पता है, लोग धन धन सुन के लक्ष्मी जी को लपेट देते हैं उसी में। तो वो अमृत कलश लेकर आएंगे। अमृत कलश इज सुप्रीम नॉलेज, या फिर डिवाइन पावर, या फिर आप परमपिता परमेश्वर कह सकते हैं। तो किस तरह से बिल्कुल वैभवहीन थे आप, आपके पास कुछ भी नहीं था, और आपने अपने मन की को मथना शुरू किया, इतने सारे चैलेंजेस को पार किया। नाउ अब आपके पास सारा वैभव तो आया ही रास्ते में, पर अब आपके पास परमपिता परमेश्वर का भी साथ है। ये सब नॉलेज आपको आया कैसे? ये मैंने बहुत सारी तो पापा से क्योंकि क्लास काफी करी। एक डीप नॉलेज है आपके पास इन सब चीजों मुझे के बारे पढ़ने में। का बहुत शौक है। मैंने जैसे आपको बताया ना कि मैंने ज्योतिष बहुत पढ़ा। ज्योतिष के साथ साथ कई सारी किताबें पढ़ी मैंने, जो जहाँ से कई सारी चीज़ें तो मैंने खुद ही लिंक की हैं। जैसे वो बाली वाली जो बात है, ये कहीं आपको लिखी हुई नहीं मिलेगी। तो ये मैंने खुद ही लिंक किया है कि ऐसे, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जो हमारे एंसेस्टर्स थे वो मुझसे तो ज़्यादा चालाक थे, ज़्यादा होशियार थे, ज़्यादा विद्वान थे, और उनके पास एक बहुत बड़ा टास्क था कि आम जनता को कुछ समझाना है तो उन्हीं की भाषा में समझाना पड़ेगा। आम जनता को समझाना है कि भाई देखो, रात में नाखून मत काटो, नहीं तो बत्ती है नहीं, कभी यहाँ जाएगा कभी वहाँ जाएगा, किसी के खाने में गिर जाएगा। तो उन्होंने कहा कि रात को नाखून मत काटो, नहीं तो बहुत कर्जा चढ़ जाएगा तुम्हारे ऊपर। क्योंकि उन्हें पता था साइंटिफिकली समझाएंगे तो बात मानेगा नहीं, अगर डर डाल देंगे तो बात मान जाएगा। बिल्ली रास्ता काट जाए तो आगे मत जाना। अब साइंटिफिकली समझाऊंगा तो मानोगे नहीं, ठीक है, लेकिन अगर डर पैदा कर दूंगा कि दुर्घटना हो जाएगी, तो बुरा हो जाएगा। उसका प्रैक्टिकल क्या है? अगर तो जब बिल्ली रास्ता काटने का कब बना ये कॉन्सेप्ट? ये बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है। जब गाड़ियां नहीं चलती थी, जब मोपेड नहीं चलता था, क्या चलता था? रथ चलते थे या बैलगाड़ी चलती थी, और जंगलों में रास्ता हुआ करता था। तो बिल्ली, कौन सी बिल्ली? वो छोटी वाली बिल्ली नहीं, बड़ी वाली बिल्ली, शेर, चीता, बाघ, वो जो बिल्लियां होती हैं वो भी बिल्ली का ही स्वरूप है। वो अगर रास्ता काट जाए तो इनकी क्या होता है, इनका एक तरीका होता है, ऐसे जाके फिर पीछे से आगे अटैक करते हैं। तो आपके बैल पे अटैक कर सकता है, आपके घोड़े पे अटैक कर सकता है। तो वो रास्ता काट गया तो मत जाओ उस रास्ते से, बैक हटो, पीछे हटो। तो यहाँ से ये चीज़ शुरू हुई थी, ठीक है, कि बिल्ली रास्ता काटे तो आगे मत जाओ। वो बिल्ली बिल्ली करके हम छोटी बिल्ली पे आ गए। फिर काली बिल्ली कहाँ से आई? आइए, काली, देखो काले रंग के साथ तो ऐसे चीज है, उसको किसी में भी लपेट दो बेचारा चला जाता है। काला रंग, काली रात, काला जादू, काली आत्मा। उसको लोग तो ये समझने लग गए कि काला रंग बड़ा अशुभ है, काला रंग हम यूज नहीं करेंगे। अरे क्यों नहीं करोगे यूज? जो भी आपसे कहे कि मुझे काला रंग फलाने जी ने बताया है कि यूज मत करो, आपके लिए अच्छा नहीं, पहले उनसे कहो अपने बाल कटवा के आओ, अपनी दाढ़ी, अपनी आईब्रोज कटवा कर आओ। इंडियंस को तो हक ही नहीं है बोलने का कि ब्लैक इज अनलकी। ये क्यों दोगलापन कर रहे हो? किस बात का हिपोक्रेसी है ये? बाल काले और कह रहे हो काला रंग यूज मत करो। ब्लैक इज अ कलर ऑफ रॉयल्टी। ब्लैक कलर की कार जब निकलती है तो रॉयल कितना फील होता है। और कितना बचोगे काला? एक बार अपने रूम में आप नजर घुमा के देखिए, हर जगह आपको ब्लैक मिलेगा। तो ये किस बात की व्हाट इज hypocrisy? सिग्निफिकेंस ऑफ ब्लैक लाइफ में? बैंकर, ब्लैक इज अ कलर ऑफ रॉयल्टी, और इसको कई ज्यादा डीप चीजों के लिए यूज किया जाता है। जैसे तंत्र में यूज किया जाता है। काली माता, वो पूरी तांत्रिक विद्या है, इसका यूज वहां पे किया जाता है। तो कलर ब्लैक इज डीप कलर। जब आप बहुत डीप कोई बातें कर रहे हो, वहां पे आप काला रंग कर दो ना, जैसे आप अपना बैकग्राउंड काला कर दो, आप फोकस में हो, तो लोगों को लगेगा कुछ सीरियस बातें कर रहा है। तो कलर्स इस तरह से आपके साइकिक पे इफेक्ट करते हैं। जैसे कि हमारी जितनी भी पूजा पाठ होती है, भगवान की होती है, देवी देवताओं की होती है, येलो कलर का यूज करते हैं या ऑरेंज कलर का यूज करते हैं। तो हमारे बचपन से हमारे दिमाग में एक चीज बैठ गई कि येलो जब दिखेगा तो खुशी महसूस होगी, ऑरेंज जब दिखेगा तो हैप्पीनेस फील होगी। ये किसी तरह का एक इमोशंस आपके अंदर जनरेट करेंगे। यू फील हैप्पी, यू फील सेफ, ठीक है, आपको कुछ अच्छा अच्छा लगता है। आपने ये अमृत मंथन का जो स्टोरी बोला, वेरी इंटरेस्टिंग। हर्षल जी के पापा ने एक बार ये मुझसे पूछा था, और मैं तब से ये क्वेश्चन ढूंढ रहा हूँ कि व्हाट्स रॉन्ग इन लिविंग अ इनोसेंट लाइफ। मतलब इस कॉन्टेक्स्ट में अमृत मिलने से ऐसा लाइफ में क्या ही चेंज हो जाएगा? मतलब कितना डिग्री ऑफ चेंज आ जाएगा कि इतना मेहनत करना चाहिए? बड़ा इनोसेंट क्वेश्चन है पहले तो, ठीक है, एंड बड़ा लॉजिकल क्वेश्चन भी है आपका। देखिए,
एक जर्नी है, एक रास्ता है, उस पे आप चाहो या ना चाहो आपको चलना ही पड़ेगा। वो जीवन से लेके मृत्यु का रास्ता है, आपको वहाँ जाना ही पड़ेगा। अब आपके हाथ में, क्यों कहा जाता ना कि बहुत भाग्य से हमको ये मनुष्य जीवन मिलता है, ठीक है? ये मनुष्य जीवन मिलने के बाद भी आपने उस सौभाग्य का इस्तेमाल नहीं किया, तो फिर हमें ये कहा जाता है कि यार क्यों मिला ये? मनुष्य जीवन मिलने का अर्थ ये है कि नाउ यू हैव कॉन्शियस, आपके पास एक सोचने की क्षमता है, बाकी किसी जानवर में या किसी प्राणी में नहीं है। तो उस क्षमता से आप कहीं न कहीं ईश्वर बेसिकली देखिए क्या है? हायर सेल्फ ऑफ योरसेल्फ, आप ही के अंदर भगवान है, अहम ब्रह्मास्मि आपने सुना होगा, ठीक है? तो अपने आप को ही डीपली जानो, ठीक है? तो इट इज़ नॉट लाइक कि आपको कुछ बहुत एफर्ट्स करने हैं, बड़ी मेहनत करनी है किसी चीज़ को लेकर। जैसे हम ध्यान को लेकर सोचते हैं ना कि यार ये तो बड़ा मेहनत का काम है। रोज़ सुबह उठो, ढीले-ढाले कपड़े पहनो, उसके बाद साँसें लो, ठीक है? ये बहुत लोगों के लिए बहुत मेहनत का काम है। लेकिन अगर आप देखो तो ध्यान शब्द में ही इसका अर्थ छुपा हुआ है, ध्यान। आज आप और मैं यहाँ बैठे हैं और अगर आपका ध्यान मेरे ऊपर है, यू आर इन अ मेडिटेशन। आप कभी बैठते हो नदी के किनारे, मरीन ड्राइव पे और समुद्र की लहरों को देखते हो ध्यान से, तो दैट इज़ द मेडिटेशन। ये इतना सिंपल है, ये इतना इनोसेंट है। तो आप जो कह रहे हो ना कि मैं इनोसेंसली सब कुछ कर रहा हूँ, एक्चुअली आप वही फॉलो कर रहे हो जो लोग कई सारे लोग ना एफर्ट्स लेकर कर रहे हैं शायद, ठीक है? मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अपने आप को और डीप डाउन जानो, अपने अंदर छुपे परमात्मा को और अच्छे से जानो, बहुत मज़ा आता है, ठीक है? आपकी इनोसेंस को कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा, आपके सिंपल लिविंग को कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा, उसके साथ भी हो सकता है। कुछ बहुत अमीर-अमीर लोग हैं बड़े, उसके साथ भी हो सकता है, ठीक है? और देखिए, मंज़िल एक है, रास्ते अनेक हैं। कोई अघोरी बन के इस चीज़ को प्राप्त कर रहा है, कोई मीरा बन के इस चीज़ को प्राप्त कर रहा है। सब प्राप्त कर रहे हैं अपने-अपने तरीके से। तो भगवान ने कोई ऐसा नहीं कि डिफाइन किया कि दिस इज़ द ओनली वे टू गेट टू मी। अलग-अलग तरीके हैं। हम भगवान या ईश्वर इसलिए बोल देते हैं क्योंकि हमें समझने में आसानी हो जाती है। एक्चुअली में क्या है, वो एनर्जी है कॉस्मिक। उस कॉस्मिक एनर्जी को आपको प्राप्त करना है लाइफ में। आप मेडिटेशन करते हो तो क्या होता है? वही कॉस्मिक एनर्जी आपकी बॉडी में ज़्यादा जाती है। कॉस्मिक एनर्जी मतलब द पावर फॉर गेटिंग योर वर्क डन। आप पूरे दिन जो काम करोगे उसके लिए आपके पावर कहाँ से आती है? सोने से आती है। इसीलिए कई जगह जब लोग डेथ हो जाती है तो बोला जाता है कि सो गए वो, ठीक है? वो निद्रा में चले गए, ठीक है? क्यों? हायर स्टेट ऑफ मेडिटेशन है डेथ। कोई चिंता नहीं है, कोई विचार नहीं, कोई थॉट्स नहीं है, तो डेथ हो गई वो। यही चीज़ आप जब कॉन्शियसली एफर्ट डालते हो, मेडिटेशन करते हो, क्या कर रहे हो मेडिटेशन में? अपने विचारों को तो रोक रहे हो कि कोई थॉट्स ना आए, कोई विचार ना आए, 2 सेकंड कम से कम शांत तो हो जाऊं मैं। इसीलिए डेथ में बोला जाता है निधन हो गया। निधन यानी कि जब भी नी हम लगाते हैं तो वो चीज़ नहीं रह गई, तो धन अब नहीं रह गया आपकी बॉडी में। वो धन क्या है? वो दैट इज़ योर सोल। तो अभी आपके पास वो सोल है तो उस धन का इस्तेमाल कर लो, परमात्मा को या उस कॉस्मिक एनर्जी को या फिर अपने इनर सेल्फ को जानने के। मंजिल है क्या? रास्ते अनेक हैं। मंत्रमुग्ध हो गए लग रहा है आप। मैं एक्चुअली दिमाग में ये सोच रहा हूँ कि द कॉन्वर्सेशन ऑलवेज स्टार्ट्स कि मंजिल वो है। मेरा क्वेश्चन यहाँ पे है कि मंजिल वो है, वही है, क्यों है, वही क्यों है? कुछ और भी हो सकता है। गेम चालू हुआ कि वो मंजिल है, मोक्ष है ना? ये किसी और का प्लेबुक है, फील्स लाइक दैट। किसी और ने डिफाइन कर दिया कि गोल वो है। मेरे को ये समझना है शायद वो गोल नहीं होगा, हो सकता है लाइफ जस्ट जियो। हो सकता है रैंडम थॉट। बिल्कुल हो सकता है, ठीक है, लाइफ जियो। और ऐसा नहीं, बहुत लोग ऐसे भी हैं आपके जैसे, ठीक है, और बहुत अच्छा है ये, ठीक है। लाइफ कम से कम जी तो रहे हैं। और मेरा तो यही मानना है कि कई बार लोग मंजिल वो है जो है, वो तो किसी को नहीं पता वो मंजिल क्या है, ठीक है। मुझको लगता है कि वो है, क्या पता वहाँ पहुँचने पे लगे कि वो नहीं थी, कुछ और था। तो कई बार सारी चीज़ें हो जाती हैं कि जो रास्ता है दरअसल वही मंजिल थी, जो सफ़र था वही खूबसूरत था, ठीक है। तो ये भी एक तरीके, ये भी एक फ़िलॉसफ़ी है सोचने की। तो आई एग्री। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है टेक्नोलॉजी के बारे में। अभी काफ़ी सारे मतलब बहुत सारी वेबसाइट्स है, ऐप्स है, जहाँ पे आप डिटेल्स डाल सकते हो, आपको चार्ट मिल जाएगा। तो उस पर आपकी क्या राय है? पहले तो बहुत अच्छी चीज़ है ये टेक्नोलॉजी इन एस्ट्रोलॉजी या इन एनी सेक्टर इज़ वेरी गुड। पहले ज़माने में हाथ से कुंडली बनती थी, एंड इतना बड़ा पत्रा सुना होगा आपने, ठीक है। वो पंडित जी आते थे, पत्रा खोलते थे, उसके बाद हाथ से कुंडली बनाते थे। सो मच टाइम, बहुत टाइम लगता था, 1-2 घंटे का।
और आज वो चीज़ 10 सेकंड में हो जाती है। सो टेक्नोलॉजी से कुंडली बन गई, बहुत अच्छी बात है। उसमें कई जगह प्रेडिक्शंस भी लिखी होती हैं, जो कि बेसिकली टेक्नोलॉजी क्या है, जो 2+2 4 करने की एल्गोरिदम मैंने तो डाली है, ठीक है, इस वजह से वो प्रेडिक्शन वहाँ पे निकल कर आई है। लेकिन ये बात समझने की बात है कि हम जिस कुंडली को कुंडली कहते हैं वो सिर्फ एक है हमारी नज़र में, बट ज्योतिष के अंदर ऐसी 100 अलग अलग कुंडलियाँ होती हैं। आपकी पर्टिकुलर एक प्रॉब्लम के लिए एक कुंडली अलग है। फॉर एग्जांपल आपको लाइफ में मैरिज की प्रॉब्लम है, तो मैं आपका D9 चार्ट अलग से देखूंगा, तो आपकी कुंडली अलग थी और ये D9 चार्ट अलग है, इसे बोलेंगे डिविजनल चार्ट। आपको बेबी का प्रॉब्लम है तो उसके लिए D7 चार्ट अलग से बना है। आपको फॉरेन सेटलमेंट नहीं होता तो D12 चार्ट अलग से बना है। ट्विंस हैं दो, एक जैसी डेट ऑफ बर्थ, एक जैसा सब कुछ, ठीक है। अब इन दोनों में कैसे डिफरेंस होगा, तो उसके लिए अलग से D60 चार्ट बना है। तो ये इतना है ना ये ज्योतिष, ठीक है, कि ये मेरे ख्याल से टेक्नोलॉजी को भी सब कुछ गैदर करने में टाइम लगेगा, पर वो कर ले जाएगी। बट एक जो ह्यूमन टच होता है ना, वो ज़रूर रहेगा। तो मैं मानता हूँ ज्योतिष एक ऐसी जर्नी है या एक ऐसा बिजनेस फील्ड है जिसमें AI कभी पूरा नहीं आ पाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें ह्यूमन टच बहुत इन्वॉल्व है, ज़रूरी भी है। तो भले अभी आप सुन रहे कुंडली GPT आ गया, ठीक है, कई सारी चीज़ें आ गई, चैटबॉट आ गए, बट लोग फिर भी तो आ रहे हैं और आगे भी आएंगे। अब यहाँ पर एस्ट्रोलॉजर्स को सिर्फ प्रेडिक्शन बेस्ड अच्छा नहीं होने की ज़रूरत है, वो तो ज़रूरी पार्ट है। यू हैव टू बी अ गुड कम्युनिकेटर, बहुत अच्छे से आपको बातचीत करनी आनी चाहिए, थोड़ा बहुत साइकोलॉजी भी आपको लोगों का पता होना चाहिए। तो अब आपको भी इनहेंस होना पड़ेगा सो दैट यू कैन बीट AI। प्लस ये स्टोरीज जो आपने कही, जो मैंने स्टोरीज, कथा कहेंगे हम इसे, हाँ ठीक है? कथा, करेक्ट। जब भी मैं ऐसे रामायण हो, महाभारत, तो इनको स्टोरी या कहानी बोल देता हूँ ना, बड़े बैड कमेंट आते हैं अच्छा, कि ये कहानी इज समथिंग यू मेड अप, आपने बनाई है कोई। हाँ एंड कथा, पौराणिक कथा आपको तो जनता को अच्छा लगता है, तो उनके कथा ही कहते हैं। एक बार थोड़ा आपने हमारे साथ जो मेडिटेशन बनाया है उसके ऊपर आप कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ, मैंने लेवल सुपर माइंड के साथ एक छोटा सा मेडिटेशन कोर्स बनाया और ये सिर्फ शुरुआत है। ऐसे मैं कई सारे मेडिटेशन कोर्स आपके साथ बनाना चाहूँगा, क्योंकि मेरे दिमाग में कई सारी चीज़ें हैं। और मैंने इनके साथ 5 एलिमेंट्स को कैसे बैलेंस करें। ज्योतिष में 12 राशियाँ, इनको 4 एलिमेंट में जो कि दिखाई देते हैं उनमें बांटा गया है, ठीक है। जैसे अग्नि है, जल है, वायु है, पृथ्वी है, ठीक है। तो इनमें बांटा गया है, तो हर एलिमेंट के अंदर 3 राशियाँ आती हैं, तो 4 3 12 हो जाता है। जो स्पेस एलिमेंट है, आकाश तत्व जैसे बोलते हैं, वो सभी में होता है, ठीक है। उसमें ही फीलिंग होती है इन सारी तत्वों की। अब क्या है, आपके अंदर भी ये 5 तत्व हैं। आपने बचपन में सुना होगा कि 5 तत्वों से मिलकर ये शरीर बनता है। ये 5 तत्व बेसिकली 5 इमोशंस हैं आपके। पृथ्वी आपकी लाइफ में जो एक गंभीरता, जो स्टेबिलिटी है ना, जैसे अर्थ स्टेबल है, उसको दिखाता है। जल आपके इमोशंस के बारे में बताता है, जो आप बह जाते हो ना भावनाओं में, उसको दिखाता है। अब ये ज़्यादा हो जाए तो भी प्रॉब्लम, कम हो जाए तो भी प्रॉब्लम। तो इम्बैलेंस होते हैं ये सारे आपके तत्व जो हैं बॉडी के अंदर। सो इनको बैलेंस करने के लिए हमने एक मेडिटेशन प्रक्रिया बनाई, जिसमें हमने गायत्री महामंत्र का यूज़ किया है और उसमें हमने कॉन्शियस आपको अवेयर कराने की भी कोशिश करी है। तो ये आपको लेवल सुपर माइंड में मिल जाएगा, ज़रूर देखिएगा। वेरी एक्साइटेड टू लिसन टू दैट। थैंक यू आज के लिए, आपके लिए बहुत अच्छा लगा, हमें बहुत कुछ सीखा हमने। होपफुली ये मैसेज हर एक वो इंसान को मिले जिसको इसकी ज़रूरत पक्का है। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी, और ज्योतिष को अपनी बात रखने के लिए आपने मौका दिया, उसके लिए थैंक यू। थैंक यू।